मजबूत भावनाएं अक्सर लोगों को महान कार्यों के लिए प्रेरित करती हैं। अपने प्रियजनों के प्रति सच्चा स्नेह माता पिता को उनके लिए बेहतर भविष्य बनाने की अविश्वसनीय शक्ति देता है। वे अपने परिवार के लिए किसी भी बाधा को पार करने को तैयार हैं। हालांकि सबसे शुद्ध भावनाएं भी कभी कभी अप्रत्याशित परिणामों की ओर ले जा सकती हैं। मॉन्टगोमरी काउंटी के डेटन शहर में, जहां 1,30,000 से अधिक लोग रहते हैं, 27 जुलाई 1995 को होस्टलर परिवार में व्हिटनी लिन का जन्म हुआ। उनकी एक बड़ी बहन चेल्सी थी, जिनके साथ वह बचपन से बहुत करीब थी। व्हिटनी के माता पिता का रिश्ता मुश्किल था। छोटी बेटी के जन्म के कुछ साल बाद परिवार में तनाव चरम पर पहुंच गया और जोड़े ने अलग होने का फैसला किया। मां के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण पिता को बच्चों की देखभाल सौंपी गई। लंबे समय तक लड़कियां उनके साथ बहुत कम संपर्क में रहकर बड़ी हुईं। पारिवारिक कठिनाइयों के बावजूद व्हिटनी जीवंत और मैत्रीपूर्ण थी। उसने रचनात्मक प्रतिभा दिखाई, विशेष रूप से चित्रकला में। जब पिता ने उसकी प्रतिभा देखी तो उन्होंने अपनी बेटी को कला विद्यालय भेजा। जब व्हिटनी 12 साल की हुई, उनकी मां किम्बरली ने अपना स्वास्थ्य सुधारने के बाद परिवार के जीवन में वापस लौटने का फैसला किया। इस समय चेल्सी पहले से ही काम कर रही थी और अकेली रह रही थी। छोटी बेटी अभी भी अपने पिता के साथ रह रही थी। मां चाहती थी कि बेटियां उनके साथ रहें। चेल्सी के साथ करीबी बनाना मुश्किल था। उसे अब मात्र देखभाल की जरूरत नहीं थी। हालांकि व्हिटनी अपनी मां के साथ संपर्क बनाने के विचार में रुचि रखती थी। वे मिलने लगीं, साथ टहलने लगीं और आखिरकार वे इतनी करीब आ गईं कि व्हिटनी उनके साथ रहने चली गई। अगले कुछ वर्षों तक वह अपनी मां के साथ रही और अपने पिता के साथ भी संपर्क में रही। हाई स्कूल में व्हिटनी ने रैंडी राइडर से मुलाकात की। उनके बीच एक लगाव विकसित हुआ जो समय के साथ एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गया। जोड़े ने एक दूसरे के माता पिता से मिलने से पहले कई साल साथ बिताए। उनकी भावनाएं मजबूत साबित हुईं और युवा जोड़ा अविभाज्य था। स्कूल के बाद उन्होंने साथ में काम खोजा और विश्वविद्यालय में पढ़ने की योजना बनाई। 2017 में व्हिटनी को अपनी गर्भावस्था का पता चला। हालांकि खबर अप्रत्याशित थी, दोनों परिवारों ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। दोनों पक्षों के माता पिता ने जोड़े का समर्थन किया और एक नए परिवार की स्थापना को स्वाभाविक माना। युवक के हाल ही में सेवानिवृत्त माता पिता ने बच्चे की परवरिश में मदद की पेशकश की, जबकि युवा जोड़ा पढ़ाई करेगा और अपना जीवन बनाएगा। जोड़े ने इस प्रस्ताव को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लिया। जल्द ही प्रेमी जोड़ा ओहियो राज्य के सेंट पेरिस नामक छोटे शहर में चले गए, जहां भावी पिता का परिवार रहता था। शुरुआत में वे एक छोटे अपार्टमेंट में रहते थे और काम करते थे। बेटी के जन्म के बाद उन्होंने रैंडी के माता पिता के घर में जाने का फैसला किया। यह कदम उनके जीवन को आसान बनाने वाला था, जिससे वे पढ़ाई और काम को संयोजित कर सकें। इसके अलावा यह वित्तीय रूप से फायदेमंद था। उन्हें किराया नहीं देना पड़ा। दादा दादी पोती के साथ अधिक समय बिता सकते थे, जो सभी को पसंद आया। बड़े घर में रैंडी के माता पिता के साथ उसका छोटा भाई रॉडनी भी रहता था। भाइयों के बीच उम्र का अंतर कम था। रॉडनी भी पढ़ाई कर रहा था, काम कर रहा था और भविष्य की योजनाएं बना रहा था। वे एक बड़े और सामंजस्यपूर्ण परिवार के रूप में साथ रहते थे और एक दूसरे का समर्थन करते थे। ऐसा लगता था कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाली घटनाएं उतनी ही आश्चर्यजनक थीं। 1 अक्टूबर 2020 को रैंडी पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने अपनी प्रेमिका के लापता होने की सूचना दी। उसके अनुसार उसने उसे आखिरी बार पिछली शाम देखा था। उनकी बहस हुई, जिसके बाद वह अपने दोस्तों के पास चला गया। बहस व्हिटनी और उसकी मां वैलरी के बीच जारी रही, लेकिन वह इसके अंत की प्रतीक्षा नहीं करता। रैंडी ने बताया कि उन्होंने शाम साथ बिताने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी प्रेमिका ने घर पर रहने का फैसला किया। बाद में युवक के दोस्तों को उसे लेने आना था ताकि वे एक पार्टी में साथ जा सकें। रैंडी के अनुसार उसका दोस्त तय समय पर व्हिटनी को लेने आया। हालांकि वह तय के अनुसार उसका इंतजार नहीं कर रही थी। दोस्त ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ।
घर के सामने कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने सोचा कि शायद उनकी योजनाएं बदल गई हैं और वह पार्टी में रैंडी के पास चला गया। दोस्त को उम्मीद थी कि व्हिटनी वहां मिलेगी, लेकिन वह वहां नहीं थी। उसने रैंडी को घटना के बारे में बताया, जिससे वह परेशान हो गया। रैंडी ने भी युवती से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। चिंतित होकर उसने अपने माता पिता को फोन किया, जो घर पर थे। उनके बयान के अनुसार व्हिटनी उसके जाने के कुछ देर बाद चली गई। एक दोस्त उसे कार से लेने आई थी। वैलेरी ने ड्राइवे में टिंटेड विंडो वाली एक अनजान कार देखी, जिसमें युवती बैठ गई। हालांकि महिला यह नहीं पहचान पाई कि कौन व्हिटनी को ले गया और गाड़ी में कितने लोग थे। उस क्षण से व्हिटनी ने कोई संपर्क नहीं किया और तब से किसी ने उसे नहीं देखा। युवक ने एक और दिन इस उम्मीद में इंतजार किया कि व्हिटनी दोस्तों के यहां हो और लौट आएगी। उसने सभी जानकारों को फोन किया, लेकिन किसी ने व्हिटनी को नहीं देखा था। रैंडी यह पता नहीं लगा पाया कि युवती किसके साथ गई थी और तभी उसने कानून प्रवर्तन से संपर्क किया। बेशक जांचकर्ताओं ने पहले रैंडी पर घटना में शामिल होने का संदेह किया, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में करीबी लोग शामिल होते हैं, लेकिन युवक के पास अपने बयानों का एक विश्वसनीय समर्थन था। पार्टी के कई गवाह, माता पिता ने भी देखा था कि वह अकेला गया था। पार्टी में रैंडी दोस्तों से मिला और उनके साथ था, जब तक कि एक परिचित नहीं आया और बताया कि वह व्हिटनी को नहीं ला सका, वह पहले ही जा चुकी थी। इसने रैंडी के विवरण की पुष्टि की। पुलिस ने लापता युवती की मां से संपर्क किया, यह पता लगाने के लिए कि क्या युवती उनके पास आई थी। उन्होंने अपनी बेटी से मिलने से इनकार किया। उनके शब्दों के अनुसार व्हिटनी ने सभी मुद्दों को सुलझाने और बच्चे के पिता के साथ समस्याओं के कारण जल्द ही छोटे बच्चे के साथ उनके पास लौटने का वादा किया था। महिला ने जोर देकर कहा कि व्हिटनी यूं ही गायब नहीं हो सकती। यह सब एक सुसंगत तस्वीर नहीं बनाता था, इसलिए पुलिस ने मामला अपने हाथ में लिया और लापता व्यक्ति की खोज शुरू करने की व्यवस्था की। 1 अक्टूबर 2020 को एक आदमी ओहियो राज्य में कैसर लेक के आसपास के जंगल में घूम रहा था। जब वह एक चट्टान पर पहुंचा तो उसने नीचे कुछ असामान्य देखा। पत्थरों के बीच एक अजीब रंग की वस्तु दिखाई दी। करीब से देखने पर आदमी ने खाई के तल पर एक निश्चल आकृति देखी। उसने सोचा कि यह एक पर्वतारोही हो सकता है जो गलती से चट्टान के किनारे से फिसल गया था और उसकी स्थिति के बारे में चिंतित था। राहगीर ने लेटे हुए व्यक्ति को पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। खड़ी ढलान से उतरना बहुत जोखिम भरा लग रहा था, इसलिए आदमी ने समझदारी से बचाव दल को बुलाने का फैसला किया। जल्द ही विशेषज्ञ पहुंच गए। जब वे लेटे हुए व्यक्ति के पास पहुंचे, बचाव दल ने पाया कि यह एक गंभीर स्थिति में एक युवा महिला थी। यह स्पष्ट हो गया कि उसकी स्थिति गिरने से संबंधित नहीं थी। गर्दन पर बाहरी दखल के निशान दिखाई दे रहे थे। ऊंचाई से गिरने के लिए विशिष्ट चोटों के कोई संकेत नहीं थे, जो घटना की अन्य परिस्थितियों की ओर इशारा करता था। दस्तावेजों की कमी के कारण युवा महिला की पहचान तुरंत नहीं की जा सकी। आने वाले पुलिस अधिकारी इस रहस्यमय घटना की जांच शुरू करने के लिए केवल उसके कपड़ों और अन्य विशेष लक्षणों, जिसमें पियर्सिंग भी शामिल थीं, पर निर्भर हो सकते थे। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने हाल ही में लापता व्यक्तियों की सूची की जांच शुरू की। पुलिस स्टेशन में प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा के बाद उन्होंने जल्दी ही एक समान विवरण पाया। विशेषज्ञों को लगा कि यह व्हिटनी लिन हॉस्टलर हो सकती है। उसके कपड़े और दिखावट लापता व्यक्ति के विवरण से मेल खाते थे। उसके लापता होने की सूचना एक यात्री द्वारा आपातकालीन सेवाओं को किए गए कॉल से ठीक पहले दर्ज की गई थी। बाद में यह पुष्टि हुई कि यह वास्तव में व्हिटनी थी। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि दुर्घटना का कारण दम घुटना था। परिस्थितियां जानबूझकर की गई कार्रवाई की ओर इशारा करती थीं, इसलिए जांचकर्ताओं ने एक विस्तृत जांच शुरू की। व्हिटनी के अंतिम घंटों की जांच के दौरान जांचकर्ताओं ने पाया कि उसका संपर्क केवल करीबी रिश्तेदारों के साथ था। उसके मंगेतर रैंडी, उसके पिता रॉडनी सीनियर और मां वैलेरी। रैंडी का भाई रॉडनी जूनियर भी संदेह के घेरे में आ गया, क्योंकि वह परिवार के साथ एक ही घर में रहता था।
जब पुलिस राइडर्स के घर पहुंची, उन्हें केवल रैंडी का भाई मिला। उसने बताया कि माता पिता पोती को लेकर शिकार के लिए गए हैं। अधिकारियों ने पहले युवक से बात करने का फैसला किया। पता चला कि व्हिटनी के गायब होने के दिन रॉडनी जूनियर सुबह से देर रात तक काम पर था। इसकी पुष्टि उसके सहयोगियों और सीसीटीवी फुटेज ने की। जब वह घर लौटा तो पता चला कि युवती कई घंटों से गायब थी, इसलिए युवक को तुरंत संदिग्ध लोगों की सूची से हटा दिया गया। रैंडी, जैसा कि पुष्टि की गई, व्हिटनी के गायब होने के दौरान एक पार्टी में था और उस पर भी कोई संदेह नहीं था। उसके माता पिता के बारे में सवाल बने रहे। रॉडनी सीनियर और वैलरी ही एकमात्र ऐसे लोग थे जिन्होंने कथित तौर पर युवती को घर छोड़ते और उनके बेटे के जाने के बाद एक अनजान कार में बैठते देखा था, लेकिन किसी और ने इसकी पुष्टि नहीं की। रैंडी के माता पिता 6 घंटे बाद घर लौटे। वे कीचड़ से भरे हुए थे और इसकी व्याख्या जंगल में हिरणों की तलाश से की, हालांकि यह संदेह पैदा करता था। वे उस कार का वर्णन कर सकते थे जिसमें युवती अपने गायब होने से पहले बैठी थी, लेकिन नंबर प्लेट और ड्राइवर को याद नहीं कर सके। उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि व्हिटनी को पार्टी के लिए लिया जाना था। उन्होंने मान लिया कि ये कथित दोस्त थे क्योंकि युवती शांति से कार में बैठी और स्पष्ट रूप से ड्राइवर को जानती थी। पुलिस अधिकारी रात के करीब 7 बजे परिवार के घर से निकले। गवाहों से कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलने के कारण उन्होंने युवती के गायब होने की जगह की जांच करने का फैसला किया, जहां माता पिता के अनुसार एक संदिग्ध गहरी लाल कार टिंटेड विंडो के साथ उनकी पिकअप के बगल में रुकी थी। दुर्भाग्य से वहां कोई निगरानी कैमरे नहीं थे। पिकअप के पास से गुजरते समय पुलिस ने संयोग से खुले कार्गो एरिया में कुछ असामान्य देखा। वहां टेप के निशानों वाले कई काले कचरे के बैग थे। उनके बगल में महिलाओं के स्लीपर और दस्ताने पड़े थे। सब कुछ गंदा था। वस्तुओं का संयोजन अजीब लगा और किसी भी शिकार उपकरण से मेल नहीं खाता था। कानून प्रवर्तक जानते थे कि इस तरह की चीजें आमतौर पर किन अप्रिय मामलों में इस्तेमाल की जाती हैं। टेप की जांच करते समय जांचकर्ताओं ने कुछ उखड़े हुए बाल देखे जो रंग और लंबाई में व्हिटनी के बालों के समान थे। अंदर एक बड़ा 2 पहिया सामान ढोने का ट्रॉली भी था। यह बहुत गंदा था, जैसे इसका हाल ही में किसी कच्ची सड़क पर इस्तेमाल किया गया हो। जांचकर्ताओं ने सावधानी से आगे बढ़ने और वाहन मालिकों को अपनी खोज के बारे में सूचित नहीं करने का फैसला किया। उन्हें संदेह था कि परिवार युवती के गायब होने में शामिल हो सकता है। संभावित संदिग्धों, राइडर परिवार को चौंकाने के डर से पुलिस अधिकारी शांति से घर लौट आए और लापता व्यक्ति के कमरे की जांच करने की अनुमति मांगी। जांचकर्ता एक खोज करना चाहते थे और विश्लेषण के लिए व्हिटनी का मोबाइल फोन और कंप्यूटर प्राप्त करना चाहते थे। वैलरी के माता पिता ने पुलिस को अंदर आने की अनुमति दे दी। युवा जोड़े के कमरे में उन्हें लापता व्यक्ति का फोन और टेप का एक लगभग खाली रोल मिला, जो पिकअप के कार्गो एरिया में पाए गए बालों के अवशेषों वाले टेप के समान था। अधिकारियों ने मालिकों को इसके बारे में सूचित किया और स्पष्टीकरण मांगा। वे शांत रहे और सवालों के जवाब देने लगे। माता पिता के अनुसार व्हिटनी ने उस दिन अपना कमरा साफ किया था और जब वह अपने बाल कंघी कर रही थी तो बाल संयोग से टेप पर चिपक गए होंगे। कथित तौर पर वह घटना से ठीक पहले बीमार थी और बालों के झड़ने से पीड़ित थी। रैंडी सहित सभी ने इस संस्करण की पुष्टि की। बयानों में आत्मविश्वास और भ्रम की कमी के बावजूद जांचकर्ताओं को वैलरी और उनके पति की ईमानदारी पर संदेह हुआ। परिवार काफी शांत व्यवहार कर रहा था। यह देखा जा सकता था कि वे युवती के गायब होने को लेकर चिंतित थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से बात कर रहे थे। जब पुलिस ने मिली हुई वस्तुओं के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने मां और बेटों के व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं देखा। हालांकि बड़े रॉडनी बहुत घबराए हुए लग रहे थे। जांचकर्ताओं के सवालों का जवाब देने से पहले वह लंबे समय तक सोचते रहे। जांचकर्ताओं ने उनके व्यवहार में रुचि ली और उन्हें थाने में पूछताछ के लिए बुलाने का फैसला किया। वहां आदमी ने अपने बेटे की तरह ही कहानी बताई। उनके शब्दों के अनुसार व्हिटनी के पार्टी के लिए जाने से ठीक पहले उसके और वैलरी के बीच एक बड़ी बहस हुई। पहले युवा माता पिता ने अपने कमरे में बहस की,
फिर युवक की मां ने हस्तक्षेप किया। व्हिटनी गुस्से में थी। उसने दावा किया कि उसके प्रेमी की बेवफाई के सबूत हैं और वह उससे अलग होना चाहती है। वह न केवल उसे छोड़ना चाहती थी बल्कि बेटी के साथ अपनी मां के पास लौटना चाहती थी। आदमी ने बताया कि जब वैलेरी ने शोर सुना तो वह युवा जोड़े के पास दौड़ी और युवती को शांत करने की कोशिश की। वह उससे बात करना और उसे विश्वास दिलाना चाहती थी कि व्हिटनी अपने बेटे के बारे में गलत थी। इस बातचीत के दौरान रैंडी गुस्सा हो गया और अकेले पार्टी के लिए चला गया। परिवार के मुखिया ने स्वीकार किया कि बाद में उन्हें युवती को शांत करने में सफलता मिली। वह एक अनजान कार में दोस्तों के साथ चली गई। इस दौरान व्हिटनी ने वैलेरी के साथ बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई, लेकिन वापस नहीं आई और उन्हें नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। रॉडनी सीनियर ने यह भी पुष्टि की कि उनका बेटा वास्तव में अस्थिर था और उसकी एक अन्य प्रेमिका थी। उन्हें यह तब पता चला जब उसने अपनी गर्भावस्था की घोषणा की। यह व्हिटनी के गायब होने से कुछ दिन पहले हुआ था। वह सुनिश्चित थी कि बच्चा रैंडी का है और इसलिए उसने इसे रखने का फैसला किया। पूरी स्थिति संदेह जगाती थी, खासकर क्योंकि युवक ने जांचकर्ताओं के साथ पहली बातचीत में इन विवरणों को छिपाया था। इसके अलावा उसके रिश्तेदारों के पास युवती से छुटकारा पाने का मकसद हो सकता था। रैंडी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। पहले उससे पूछा गया कि उसने बहस का कारण, जो एक अन्य युवती से जुड़ा था, क्यों नहीं बताया। युवक ने बताया कि वह इस नाजुक बिंदु को तुरंत उजागर नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि यह उसकी प्रेमिका की खोज को प्रभावित नहीं करेगा और वह खुद को बदनाम नहीं करना चाहता था। इस समय व्हिटनी की दुखद नियति के बारे में अभी पता नहीं चला था। हालांकि जांचकर्ताओं को संदेह था कि यही तथ्य और युवक के माता पिता के साथ विवाद ने नायिका की किस्मत में एक विनाशकारी भूमिका निभाई हो सकती है। फिर रैंडी ने अपने पिता के बयान की पुष्टि की। उसने स्वीकार किया कि बहस के दौरान वह और व्हिटनी पहली मंजिल पर उसके कमरे में थे। युवती ने बहस शुरू की और उस पर बेवफाई का आरोप लगाया। उसने रिश्ता खत्म करने और बच्चे के साथ चले जाने का इरादा जाहिर किया। मां ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने जोर से बहस की और नीचे चले गए। जल्द ही बहस शांत हो गई, लेकिन युवक को अजीब आवाजें सुनाई दी। इन आवाजों ने उसमें कोई चिंता या संदेह नहीं जगाया। रैंडी अपने कमरे में रहा और उन पर ध्यान नहीं दिया। जब सब शांत हो गया तो कुछ समय बाद उसके पिता उसके पास आए, जो बहुत घबराए हुए दिख रहे थे। आदमी ने उससे एक अनपेक्षित अनुरोध किया। उन्होंने अपने बेटे से कुछ दिनों के लिए घर छोड़ने और ऐसी जगह रहने का अनुरोध किया जहां उसे आसानी से ढूंढा जा सके। रैंडी ने इस अजीब अनुरोध के कारणों के बारे में नहीं पूछा। उसने बस जरूरी सामान पैक किया और अपने दोस्तों के पास चला गया, जिनके साथ वह शाम बिताना चाहता था। इसके बाद व्हिटनी फिर कभी नहीं दिखी। युवक का व्यवहार असामान्य लगा। जांचकर्ता हैरान थे कि वह अपने पिता के अनुरोध पर नीचे क्या हुआ, यह जाने बिना इतनी आसानी से घर छोड़कर क्यों चला गया। रैंडी ने यह कहकर अपना बचाव किया कि प्रेमिका के साथ स्थिति ने उसे बहुत परेशान और व्यथित कर दिया था, इसलिए उसने अपने माता पिता पर भरोसा करने का फैसला किया। युवक ने सोचा कि उसके पिता इस तरह रिश्ते में ब्रेक लेने और व्हिटनी को शांत होने का समय देने का सुझाव दे रहे हैं। युवती के साथ बहस के कारण रैंडी ने उसे नहीं खोजा और बस अकेले चला गया। उनके विवाद की परिस्थितियों को देखते हुए सभी पार्टी मेहमानों ने मान लिया कि युवती बहस के कारण नहीं आई। किसी को यह विचार नहीं आया कि व्हिटनी के साथ कुछ हो सकता है। व्हिटनी एक मैत्रीपूर्ण और प्यारी व्यक्ति के रूप में जानी जाती थी, जिसके कोई दुश्मन नहीं थे। पार्टी में मेहमानों ने देखा कि रैंडी परेशान दिख रहा था। उसने कई बार व्हिटनी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। युवक ने सोचा कि उसकी मंगेतर मतभेदों के कारण उसे नजरअंदाज कर रही है, लेकिन समझ गया कि वह यूं ही गायब नहीं हो सकती। इसलिए रैंडी ने पुलिस से संपर्क किया। बाद में व्हिटनी को एक खाई में पाया गया। सबूत बताते थे कि रैंडी के माता पिता घटना में शामिल थे जब वे ग्राउंड फ्लोर पर थे। उन्होंने इसे युवती का स्वतंत्र निर्णय दिखाने की कोशिश की, लेकिन अनुभवी विशेषज्ञों और जांचकर्ताओं ने इस चाल को समझ लिया। जांचकर्ताओं ने वैलेरी, रैंडी और रॉडनी सीनियर को खोज के बारे में सूचित किया ताकि उनकी प्रतिक्रियाओं को देखा जा सके।
इस खबर के बाद रॉडनी सीनियर स्पष्ट रूप से घबरा गए, जो संदिग्ध लगा। फिर जांचकर्ताओं ने एक निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने परिवार के मुखिया को व्हिटनी की खोज की जगह की तस्वीरें दिखाईं, बिना किसी अप्रिय विवरण को छिपाए। जब उन्होंने अपनी पोती की मां की स्थिति देखी तो वह व्यक्ति टूट गया। इस मनोवैज्ञानिक चाल ने सच्चाई उजागर करने में मदद की। रॉडनी सीनियर ने बताना शुरू किया, गायब होने के दिन वह ग्राउंड फ्लोर पर बेडरूम में आराम कर रहा था। वह बगल के कमरे से आने वाली एक परेशान करने वाली आवाज से जगा, जो कुछ मिनटों तक चली। उसने देखने का फैसला किया कि क्या चल रहा है। जब उसने दूसरे बेडरूम में देखा तो उसने बिस्तर पर व्हिटनी को देखा। वह हिल नहीं रही थी और उसके सिर पर एक बैग था, जो उसकी गर्दन के चारों ओर मजबूती से बंधा हुआ था। बिस्तर के बगल में वैलेरी हाथ में टेप का एक रोल लिए खड़ी थी। आदमी ने बताया कि वह जड़ हो गया था और अगले कुछ घंटे जैसे धुंध में बीत गए। उसकी पत्नी ने बताया कि जब उसने महसूस किया कि वह अपनी पोती को फिर कभी नहीं देख पाएगी तो उसे गुस्सा आ गया। उसने अपने ऊपर से नियंत्रण खो दिया और व्हिटनी पर हमला कर दिया। रॉडनी सीनियर ने कुछ नहीं कहा और मशीन की तरह अपनी पत्नी की मदद की। पहले उसने अपने बेटे को भेज दिया ताकि वह न देखे कि क्या हुआ था। जब वह लौटा तो उसने वैलेरी को व्हिटनी को बड़े प्लास्टिक के बैग में डालने की कोशिश करते हुए पाया। वैलेरी ने उससे एक ट्रॉली और एक बड़ा बैग लाने को कहा। व्हिटनी को पैक करने के बाद उन्होंने मिलकर बैग को पिकअप में लॉड किया। घर पहुंचने पर उन्होंने कुछ देर सोचा कि अगला कदम क्या होना चाहिए। उन्होंने कैसर लेक की चट्टान पर जाने का फैसला किया। पिछली सीट पर उन्होंने व्हिटनी की छोटी बेटी को बैठाया, क्योंकि वे उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। वे रात में देर से वहां पहुंचे। छोटी बच्ची सो रही थी, घटना से अनजान। इसके बाद वे बैग, टेप के अवशेष, बैग और ट्रॉली को साथ ले गए, बाद में सबूतों को नष्ट करने के इरादे से, लेकिन जांचकर्ताओं की किस्मत से वे ऐसा नहीं कर पाए। रॉडनी सीनियर अपने बयान के दौरान बहुत घबराया हुआ था, जबकि वैलेरी बगल के कमरे में शांत रही। व्हिटनी एक मैत्रीपूर्ण और प्यारी व्यक्ति के रूप में जानी जाती थी, जिसके कोई दुश्मन नहीं थे। पार्टी में मेहमानों ने देखा कि रैंडी परेशान दिख रहा था। उसने कई बार व्हिटनी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। युवक ने सोचा कि उसकी मंगेतर मतभेदों के कारण उसे नजरअंदाज कर रही है, लेकिन समझ गया कि वह यूं ही गायब नहीं हो सकती। इसलिए रैंडी ने पुलिस से संपर्क किया। बाद में व्हिटनी को एक खाई में पाया गया। सबूत बताते थे कि रैंडी के माता पिता घटना में शामिल थे जब वे ग्राउंड फ्लोर पर थे। उन्होंने इसे युवती का स्वतंत्र निर्णय दिखाने की कोशिश की, लेकिन अनुभवी विशेषज्ञों और जांचकर्ताओं ने इस चाल को समझ लिया। जांचकर्ताओं ने वैलेरी, रैंडी और रॉडनी सीनियर को खोज के बारे में सूचित किया ताकि उनकी प्रतिक्रियाओं को देखा जा सके। इस खबर के बाद रॉडनी सीनियर स्पष्ट रूप से घबरा गए, जो संदिग्ध लगा। फिर जांचकर्ताओं ने एक निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने परिवार के मुखिया को व्हिटनी की खोज की जगह की तस्वीरें दिखाईं, बिना किसी अप्रिय विवरण को छिपाए। जब उन्होंने अपनी पोती की मां की स्थिति देखी तो वह व्यक्ति टूट गया। इस मनोवैज्ञानिक चाल ने सच्चाई उजागर करने में मदद की। रॉडनी सीनियर ने बताना शुरू किया, गायब होने के दिन वह ग्राउंड फ्लोर पर बेडरूम में आराम कर रहा था। वह बगल के कमरे से आने वाली एक परेशान करने वाली आवाज से जगा, जो कुछ मिनटों तक चली। उसने देखने का फैसला किया कि क्या चल रहा है। जब उसने दूसरे बेडरूम में देखा तो उसने बिस्तर पर व्हिटनी को देखा। वह हिल नहीं रही थी और उसके सिर पर एक बैग था, जो उसकी गर्दन के चारों ओर मजबूती से बंधा हुआ था। बिस्तर के बगल में वैलेरी हाथ में टेप का एक रोल लिए खड़ी थी। आदमी ने बताया कि वह जड़ हो गया था और अगले कुछ घंटे जैसे धुंध में बीत गए। उसकी पत्नी ने बताया कि जब उसने महसूस किया कि वह अपनी पोती को फिर कभी नहीं देख पाएगी तो उसे गुस्सा आ गया। उसने अपने ऊपर से नियंत्रण खो दिया और व्हिटनी पर हमला कर दिया। रॉडनी सीनियर ने कुछ नहीं कहा और मशीन की तरह अपनी पत्नी की मदद की। पहले उसने अपने बेटे को भेज दिया ताकि वह न देखे कि क्या हुआ था। जब वह लौटा तो उसने वैलेरी को व्हिटनी को बड़े प्लास्टिक के बैग में डालने की कोशिश करते हुए पाया। वैलेरी ने उससे एक ट्रॉली और एक बड़ा बैग लाने को कहा।
व्हिटनी को पैक करने के बाद उन्होंने मिलकर बैग को पिकअप में लॉड किया। घर पहुंचने पर उन्होंने कुछ देर सोचा कि अगला कदम क्या होना चाहिए। उन्होंने कैसर लेक की चट्टान पर जाने का फैसला किया। पिछली सीट पर उन्होंने व्हिटनी की छोटी बेटी को बैठाया क्योंकि वे उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। वे रात में देर से वहां पहुंचे। छोटी बच्ची सो रही थी, घटना से अनजान। इसके बाद वे बैग, टेप के अवशेष, बैग और ट्रॉली को साथ ले गए, बाद में सबूतों को नष्ट करने के इरादे से, लेकिन जांचकर्ताओं की किस्मत से वे ऐसा नहीं कर पाए। रॉडनी सीनियर अपने बयान के दौरान बहुत घबराया हुआ था, जबकि वैलरी बगल के कमरे में शांत रही। आमतौर पर हर अपराध का एक कारण होता है और इसके आधार पर जांचकर्ता यह समझने की कोशिश करते हैं कि कौन घटना में शामिल हो सकता था और किन परिस्थितियों में। कभी कभी हालांकि लोगों के कार्य अस्पष्ट रहते हैं, भले ही उनके निर्दोष लोगों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 2004 में कैलिफोर्निया 2 अद्वितीय गर्मी के शिविरों का घर बन गया, रॉक एंड वाटर और एल्डोराडो। ये स्थान केवल सामान्य बच्चों के शिविर नहीं थे, बल्कि लिंडसे कटशाल और जेसन एलन के नेतृत्व में मानसिक और शारीरिक विकास के वास्तविक केंद्र थे। लिंडसे, ओहियो की 20 वर्षीय महिला, एक पादरी परिवार में पली बढ़ी और घर पर शिक्षा प्राप्त की। जेसन, 26 वर्षीय मिशिगन मूल के व्यक्ति, भी एक गहरे धार्मिक परिवार से थे। उनके रास्ते वर्णित घटनाओं से 2 साल पहले वेस्ट वर्जीनिया में एक बाइबल कॉलेज में मिले, जहां लिंडसे पढ़ रही थीं। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, उनके बीच तुरंत स्पार्क हुआ। रॉक एंड वाटर और एल्डोराडो शिविरों में लिंडसे और जेसन न केवल राफ्टिंग यात्राएं आयोजित करते थे और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे, बल्कि उन्हें जंगल में जीवित रहने के मूल सिद्धांत भी सिखाते थे। साथ ही बाइबल विषयों पर चर्चा भी करते थे। उनका कार्य दृष्टिकोण साहसिक और आध्यात्मिक विकास का एक अनूठा संयोजन था। 5 महीने की कोर्टशिप के बाद जेसन ने शादी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए लिंडसे के माता पिता के पास ओहियो में एक पारंपरिक यात्रा की। स्वीकृति प्राप्त करने के बाद जोड़े ने भविष्य की योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। वे अपने घर और यहां तक कि अपना खुद का गर्मी का शिविर स्थापित करने का सपना देखते थे, जहां वे अपने विचारों और रुचियों को पूरी तरह से साकार कर सकते थे। मौजूदा शिविरों में मुख्य काउंसलर के रूप में काम करना उनके लिए इस सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम था। उन्होंने हाइक्स का आयोजन किया, बाइबल अध्ययन आयोजित किया और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। लिंडसे और जेसन की शादी 11 सितंबर 2004 के लिए निर्धारित की गई थी। इस तारीख से कुछ समय पहले जोड़े ने आगामी समारोह की तैयारी के लिए शादी की रात का एक तरह का रिहर्सल किया। उनकी हनीमून योजनाएं उनके चरित्रों के अनुरूप थीं। एक शानदार रिसॉर्ट के बजाय उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया में नदी पर एक सक्रिय अवकाश चुना। हालांकि उनके पास अधिक आरामदायक परिस्थितियों में अपनी छुट्टियां बिताने का अवसर था, लिंडसे और जेसन ने प्रकृति और साहसिक कार्यों के प्रति अपने प्यार के प्रति वफादार रहने का विकल्प चुना। उन्होंने रोमांस को सक्रिय अवकाश के साथ जोड़ने की योजना बनाई, जो पूरी तरह से उनके जीवन दर्शन और साझा हितों को प्रतिबिंबित करता था। युवा जोड़ा अपने जीवन के एक नए अध्याय की दहलीज पर था, आशाओं और भविष्य की योजनाओं से भरा हुआ। उनकी प्रेम कहानी और साझा सपने एक लंबे और खुशहाल साथ के जीवन की शुरुआत लग रहे थे। शुक्रवार 13 अगस्त 2004 को शाम लगभग 7 बजे लिंडसे और जेसन ने गर्मी के शिविर में अपना कार्य दिवस समाप्त किया। उन्होंने कैलिफोर्निया छोड़ने से पहले एक छोटी छुट्टी लेने का फैसला किया। लिंडसे सैन फ्रांसिस्को देखने का सपना देखती थी, इसलिए जोड़ा लिंडसे के 92वें मॉडल के लाल फोर्ड टेम्पो में निकल पड़ा, अन्य काउंसलरों को प्रबंधन का काम सौंपने के बाद। युवा लोगों ने रविवार शाम 6 बजे तक लौटने की योजना बनाई थी। जब शिविर के कर्मचारी सोमवार सुबह जागे तो उन्होंने पाया कि लिंडसे और जेसन अभी भी अनुपस्थित थे। यह आमतौर पर समय का पाबंद और जिम्मेदार जोड़े के लिए पूरी तरह से असामान्य था। उनसे संपर्क करने के प्रयास असफल रहे। चिंतित काउंसलरों ने युवा लोगों के माता पिता को फोन किया, उनके ठिकाने के बारे में कुछ जानने की उम्मीद में, लेकिन किसी के पास
कोई जानकारी नहीं थी। समय बर्बाद किए बिना शिविर के कर्मचारियों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क किया। जोड़े की सक्रिय जीवन शैली को जानते हुए उन्हें डर था कि प्रेमी अपनी यात्रा के दौरान किसी कठिन स्थिति में फंस गए होंगे। अधिकारियों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में लिंडसे और जेसन के रिश्तेदारों ने खुद खोज शुरू करने का फैसला किया। हालांकि वे एक गंभीर समस्या का सामना कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि जोड़ा वास्तव में कहां था। भावी पति पत्नी ने सैन फ्रांसिस्को देखने की योजना बनाई थी, लेकिन वे आसपास के क्षेत्र की खोज करना, कम झात आकर्षण और दूरस्थ समुद्र तटों पर जाना भी पसंद करते थे। यह अनिश्चितता खोज को काफी कठिन बना रही थी, विशेष रूप से 2000 के दशक की शुरुआत में संचार के विकास के स्तर को देखते हुए। इसके अलावा लिंडसे और जेसन अपनी स्वतंत्रता के लिए जाने जाते थे और किसी भी समय अपनी योजनाओं को बदल सकते थे और एक पूरी तरह से अलग स्थान पर जा सकते थे। वास्तव में भावी पति पत्नी कहीं भी हो सकते थे और उनकी खोज घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसी थी। यह ध्यान में रखते हुए कि युवा लोगों को सप्ताहांत के अंत तक शिविर में लौटना था और उन्होंने संपर्क नहीं किया था, उनकी भलाई के बारे में चिंताएं उठने लगीं। अचानक गायब होना असंभव लगता था, क्योंकि जोड़े की 1 महीने में शादी होने वाली थी। इसके अलावा लिंडसे ने 1 सप्ताह में ओहियो लौटने की योजना बनाई थी ताकि समारोह के लिए अंतिम तैयारियां पूरी की जा सकें। यह स्थिति जोड़े के रिश्तेदारों और सहयोगियों के बीच बढ़ती चिंता का कारण बन रही थी और कई सवाल अनुत्तरित छोड़ रही थी। युवा जोड़े के रिश्तेदार जैसे ही उन्हें घटना के बारे में पता चला, तुरंत मिशिगन और ओहियो से कैलिफोर्निया के लिए रवाना हो गए। उनका उद्देश्य खोज में मदद करना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का समर्थन करना था। दुर्भाग्य से अवकाश शिविर की जांच से कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं मिले। एकमात्र बाकी काम लापता व्यक्तियों के फोटो और उनके वाहन के बारे में जानकारी प्रसारित करना था। चूंकि जेसन और लिंडसे ने सैन फ्रांसिस्को जाने की योजना बनाई थी, मुख्य खोज प्रयास इस क्षेत्र पर केंद्रित थे। हालांकि इलाका बहुत विशाल था, जिससे खोज अभियान मुश्किल हो गया। 2 दिन से अधिक समय बीत चुका था और युवा लोगों से कोई खबर नहीं थी। रिश्तेदार बेहद चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि हर घंटे की देरी एक खुशहाल परिणाम की संभावनाओं को कम कर रही थी। इंतजार के 5 लंबे दिनों ने कोई उपयोगी जानकारी नहीं दी। 18 अगस्त को पहली चिंताजनक खबर आई। कैलिफोर्निया के चट्टानी तट के ऊपर उड़ रहे एक बचाव हेलीकॉप्टर ने समुद्र तट पर कुछ असामान्य देखा। पायलट ने फिश हेड बीच पर रंगीन स्लीपिंग बैग में निश्चल आकृतियां देखीं। पुलिस तुरंत पायलट द्वारा प्रेषित निर्देशांकों की ओर चल पड़ी। इससे कुछ समय पहले एक पार्क रेंजर ने फिश हैट बीच के पास एक परित्यक्त लाल कार देखी थी, जो सैन फ्रांसिस्को से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में थी। वाहन एक सुंदर चट्टान की चोटी पर था, जहां से समुद्र का शानदार दृश्य था। डेटाबेस में जांच से पता चला कि कार लापता लिंडसे की थी। जब गश्ती अधिकारी कथित चट्टानी समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने 2 व्यक्तियों को देखा। वे दिन के समय के बावजूद निश्चल पड़े थे। वे पुकार पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। वे एक अज्ञात युवक और एक युवती थे। प्रत्येक समुद्र तट पर अपने अपने स्लीपिंग बैग में थे। अपराध स्थल की खोज के बाद जांचकर्ता एक परेशान करने वाले दृश्य का सामना कर रहे थे। 2 निश्चल व्यक्ति अपनी चोटों के कारण एक ऐसी स्थिति में थे जो जीवन के साथ संगत नहीं थी। भौतिक लाभ का सिद्धांत लगभग तुरंत खारिज कर दिया गया, क्योंकि व्यक्तिगत वस्तुएं और मूल्यवान सामान अछूते और बिखरे हुए पड़े थे। पाए गए व्यक्तियों की स्थिति से संकेत मिलता था कि वे यहां कई दिनों से थे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। जांचकर्ताओं को संदेह था कि यह लापता जोड़ा हो सकता है। पास के एक बैग में लिंडसे कटशाल और जेसन एलन के नाम के दस्तावेज मिले। प्रयोगशाला परीक्षणों ने इन अनुमानों की पुष्टि की। विशेषज्ञों ने यह भी पाया कि गैरकानूनी गतिविधियों के कोई संकेत नहीं थे, जिससे संबंधित मकसद को खारिज कर दिया गया। स्थिति और भी रहस्यमय होती जा रही थी। संभावित स्वैच्छिक मृत्यु का संदेह उठा, लेकिन जोड़े के पास अपराध के हथियार की अनुपस्थिति ने इस सिद्धांत पर सवाल उठाया।
आसपास के क्षेत्र की जांच से कोई अन्य शिविर स्थल नहीं मिला, जिससे यह संभावना खत्म हो गई कि पीड़ितों ने किसी संभावित अपराधी को जाना होगा। किसी ने उनका साथ नहीं दिया था। जांचकर्ताओं ने एक संयोगवश मुठभेड़ को सबसे संभावित संस्करण माना, जो संभवतः एक संघर्ष के कारण दुखद अंत में समाप्त हुई। यह स्थान अक्सर बैकपैकर पर्यटकों और बेघर लोगों द्वारा देखा जाता था। जांच के परिणामों से पता चला कि अपराध का हथियार एक मार्लिन राइफल मॉडल 1894 था, एक काफी दुर्लभ उपकरण। यह विवरण एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है, क्योंकि इस तरह का मॉडल आमतौर पर शिकार के लिए उपयोग किया जाता था और इसकी दुर्लभता जांच में मदद कर सकती थी। जांचकर्ता एक संदिग्ध की तलाश कर रहे थे, संभवतः एक एकल पुरुष, संभवतः एक शिकारी और बंदूकों का शौकीन जिसके पास इस तरह की असामान्य शूटिंग प्रणाली थी। जांचकर्ता सूचना के प्रवाह को सीमित करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें डर था कि यह जांच में बाधा डाल सकता है और जनता में अनावश्यक उत्तेजना पैदा कर सकता है। मामला शुरू से ही उलझा हुआ लग रहा था, इसलिए जांचकर्ता मौजूदा सबूतों के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे और संदिग्ध दावों की जांच पर नहीं। अपराध स्थल पर कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिला। संभवतः अपराधी ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के काम को कठिन बनाने के लिए उन्हें अपने साथ ले लिया था। यह संभव है कि सबूत हवा से उड़ गए हों या रेत से ढक गए हों। समुद्र तट पर हमेशा हवा चलती रहती थी। एक खतरनाक व्यक्ति के साथ एक संयोगवश मुलाकात या एक अप्रत्याशित संघर्ष के बारे में सिद्धांतों पर विचार किया गया। हालांकि उस समय क्षेत्र में इसी तरह की कोई घटना दर्ज नहीं की गई थी। आपराधिक समूहों या प्रतिबंधित पदार्थों के साथ संबंधों की जांच की गई, लेकिन जोड़े के सभी परिचितों ने इस तरह की किसी भी संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लिंडसे और जेसन एक स्वस्थ जीवन शैली जीते थे। उनकी कोई बुरी आदतें नहीं थीं और वे खतरनाक शौक से बचते थे। अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने जोड़े के फोन से आखिरी कॉल, उनके पत्राचार और बैंक लेन देन का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। उनके कैमरे में उन्होंने गोल्डन गेट ब्रिज और अल्कट्राज की तस्वीरें पाईं। भावी पति पत्नी ने सैन फ्रांसिस्को में कई आकर्षणों का दौरा किया था और उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। कई तस्वीरों ने यात्रियों के मार्ग को पुनर्निर्मित करने में मदद की, लेकिन जांच को आगे नहीं बढ़ाया। साथ ही जांचकर्ताओं ने स्थानीय निवासियों से पूछताछ की। यह पता चला कि जोड़ा शनिवार को मछुआरे के घाट पर पहुंचा था। यहां उन्हें कई लोगों ने देखा। लिंडसे और जेसन आराम कर रहे थे और आसपास घूम रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे। सुंदर परिदृश्य इस क्षेत्र को पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बनाते थे। सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा था कि युवा लोग बस अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। गवाहों के अनुसार लिंडसे और जेसन शांत व्यवहार कर रहे थे और किसी से झगड़ा नहीं कर रहे थे। जांचकर्ता उनके व्यवहार में कोई चिंताजनक संकेत नहीं पा सके। जांचकर्ताओं को युवा जोड़े के मार्ग को पुनर्निर्मित करने में सफलता मिली। जेसन और लिंडसे राज्य के कई शहरों से होकर गुजरे और आकस्मिक गवाहों की यादों का एक निशान छोड़ दिया। हर जगह उन्हें खुश और बेफिक्र यात्रियों के रूप में याद किया गया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर रुके, स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया और आकर्षणों का दौरा किया। किसी ने भी उनके आसपास कुछ संदिग्ध नहीं देखा। एक महिला ने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि उसने जोड़े को शुक्रवार और शनिवार को देखा था। उन दिनों जब वे शिविर छोड़ रहे थे। उसके शब्दों के अनुसार जेसन और लिंडसे ने एक बीच होटल में कमरा बुक करने की कोशिश की थी, लेकिन पर्यटकों की भीड़ के कारण सभी जगहें भरी हुई थीं। आवास में असफलता के बावजूद जोड़ा निराश नहीं हुआ। उन्होंने होटल के रेस्तरां में नाश्ता और दोपहर का भोजन किया और कर्मचारियों के साथ बातचीत की। प्रतिष्ठान के प्रबंधक ने ध्यान दिया कि युवा लोग बिल्कुल खुश और प्यार में डूबे हुए लग रहे थे। जेसन और लिंडसे ने रात के लिए एक खाली कमरा खोजने की फिर से कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उच्च मौसम के कारण आसपास के होटल भरे हुए थे। इसके बाद जोड़े का पता कुछ समय के लिए खो जाता है।
जांचकर्ता यह सटीक रूप से निर्धारित नहीं कर सके कि प्रेमी इस विशेष समुद्र तट पर क्यों पहुंचे। यह सिद्धांत विचार किया गया कि उन्हें जानबूझकर वहां निर्देशित किया गया हो सकता है, लेकिन यह तथ्यों से मेल नहीं खाता था। जोड़े के सभी मूल्यवान सामान अछूते रहे। यह ज्ञात है कि 14 अगस्त को होटल में नाश्ते के दौरान जेसन और लिंडसे ने समुद्र तट पर जाने और वहां शिविर लगाने की अपनी योजनाओं के बारे में बताया था। शाम को वे तट रेखा के ऊपर चट्टानी तट पर पहुंचे। पानी तक पहुंचने के लिए एक खड़ी ढलान को पार करना पड़ता था। उन्होंने अपनी कार ऊपर एक पर्यटक झोपड़ी के पास छोड़ दी। झोपड़ी में अवकाश यात्रियों के लिए एक अतिथि पुस्तिका थी। प्रविष्टियों की जांच करते समय पुलिस ने पाया कि जेसन ने अपने आगमन के दिन वहां एक नोट छोड़ा था। उसने अपनी मंगेतर के साथ बिताए गए शानदार समय के बारे में अपने प्रभाव साझा किए और खुशहाल क्षणों के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। जांचकर्ता उस समय समुद्र तट पर विदेशी वाहनों या अज्ञात लोगों के निशान खोजने में असफल रहे। प्रतिरोध के कोई संकेत नहीं थे जो जांचकर्ताओं को भ्रमित कर रहा था। हालांकि मुख्य समस्या एक उद्देश्य की खोज नहीं थी, बल्कि अपराधी की खोज के लिए सुराग की पूरी कमी थी। यह अनिश्चितता 2006 तक जारी रही। इस अवधि के दौरान पहले गुप्त विवरण जनता के लिए उपलब्ध कराए गए। जांचकर्ताओं ने नई मूल्यवान जानकारी प्राप्त करने और अधिक गवाहों को प्राप्त करने की आशा में यह कदम उठाया। नए तथ्य भी सामने आए। उदाहरण के लिए समुद्र तट की जांच के दौरान इस क्षेत्र के लिए एक दुर्लभ पेय की एक बोतल मिली जो शायद विस्कॉन्सिन में खरीदी गई थी। इसके अलावा कविताओं वाली एक नोटबुक मिली जो पीड़ितों की नहीं थी। इन वस्तुओं का घटना से संबंध संदिग्ध बना रहा। लिंडसे की कार के पास एक असामान्य टोपी मिली, लेकिन इसके साथ ही सुराग समाप्त हो गए। समस्या यह थी कि ये सभी चीजें अपराधी की नहीं हो सकती थीं, बल्कि हजारों पर्यटकों में से किसी की हो सकती थीं जो हर साल इन स्थानों का दौरा करते हैं। जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपराधी की गिरफ्तारी की ओर ले जाने वाली जानकारी के लिए $50,000 का इनाम रखा गया। घटना का सटीक समय अज्ञात रहा। जोड़े को आखिरी बार 14 अगस्त की सुबह होटल में देखा गया था, इसलिए यह माना गया कि घटना या तो 14 की रात को या 15 की सुबह हुई होगी। कॉल की एक बाढ़ आ गई। 1000 से अधिक लोग उच्च पुरस्कार प्राप्त करने के हर अवसर का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब पुलिस के लिए अतिरिक्त काम था। हर रिपोर्ट की जांच करनी पड़ी। घटना की निरर्थकता चौंकाने वाली थी। करीबी लोगों के अनुसार पीड़ितों के कोई दुश्मन या ईर्ष्यालु नहीं थे और न ही कोई आपराधिक पृष्ठभूमि थी। ऐसा लगता था कि वे शांति से सो रहे थे जब अपरिवर्तनीय घटना हुई। आतंक न केवल पीड़ितों के रिश्तेदारों को प्रभावित किया। जैसे जैसे जानकारी फैली, स्थानीय लोग उस समुद्र तट से बचने लगे जहां घटना हुई थी। इस पृष्ठभूमि में जनता ने पुलिस से अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। लेकिन कानून प्रवर्तन अधिकारी भी निष्क्रिय नहीं बैठे थे। पूरी जांच के दौरान जांचकर्ताओं के पास कई व्यक्ति रुचि के थे। उनमें से एक विस्कॉन्सिन का एक बेघर व्यक्ति था। उसने घटना में किसी भी संलिप्तता से इनकार किया। हालांकि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार वह घटना के समय समुद्र तट के पास था। यह संदेह किया गया कि मिली हुई बोतल उसकी हो सकती है। आदमी झूठ डिटेक्टर परीक्षण के लिए सहमत हुआ, जिसे उसने बिना किसी कठिनाई के पास कर लिया। इसके अलावा उसका डीएनए बोतल के नमूने से मेल नहीं खाता था। इसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। जल्द ही एक और व्यक्ति ध्यान में आया, शॉन गोलन, जिसकी ओर एक स्थानीय निवासी ने इशारा किया था। उसने असामान्य व्यवहार दिखाया। शूटिंग उपकरण का एक विस्तृत संग्रह रखा। एक उत्साही शिकारी था और प्रतिबंधित पदार्थों के साथ समस्याएं थीं। शॉन संदिग्ध अपराधी के विवरण से मेल खाता था। उसके शस्त्रागार की जांच की गई, लेकिन खोजा जा रहा हथियार नहीं मिला। उसने घटना में किसी भी संलिप्तता से इनकार किया और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए शॉन को भी छोड़ दिया गया। कुछ समय के लिए कार्यप्रणाली में समानताओं के कारण कुख्यात जोडियाक किलर से संबंध की भी जांच की गई। एक और व्यक्ति के बारे में जानकारी सामने आई जिसने जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया।
वह भी बेघर निकला और अपराध के समय क्षेत्र में रह सकता था। स्थानीय लोग उसे उसके अनुचित व्यवहार के कारण जानते थे। निवासियों ने उस आदमी को बार बार आसपास के क्षेत्र में घूमते देखा था, कभी कभी एक खतरनाक वस्तु के साथ। लोग उससे बचने की कोशिश करते थे और उसे हर जगह से भगा देते थे। यह व्यक्ति 62 वर्षीय जोसेफ हेनरी बर्गेस निकला। वह अत्यंत धार्मिक था और एक एकांत जीवन जीता था, जिसे वह अपने भाग्य के बारे में एक दैवीय प्रकटीकरण की प्रतीक्षा के रूप में समझाता था। 1977 में जोसेफ कनाडा में बेघर लोगों के एक समूह में रहता था। 2 युवक उनसे जुड़ गए, 20 वर्षीय ड्यूरेंट और 19 वर्षीय लीफ कार्लसन। जोसेफ उनकी उपस्थिति से असंतुष्ट था और उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन युवक वहीं रहे। 4 दिन बाद युवकों को समुद्र तट पर स्लीपिंग बैग में निश्चल पाया गया। परिस्थितियां लिंडसे और जेसन के मामले से आश्चर्यजनक रूप से समान थीं। इसके बाद जोसेफ गायब हो गया। वह कनाडा में हुई घटना के संबंध में पुलिस के लिए मुख्य व्यक्ति बन गया। उसे वर्षों तक खोजा गया। धीरे धीरे स्थानीय जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि वह अब जीवित नहीं है, क्योंकि खोज निष्फल रही। मामला व्यावहारिक रूप से बंद कर दिया गया था और केवल 2004 में लिंडसे और जेसन की घटना के बाद ही फिर से खोला गया। समान मामलों का विश्लेषण करते समय जांचकर्ताओं को लगभग 30 साल पुरानी एक घटना के बारे में जानकारी मिली। समुद्र तट पर भावी जोड़े की घटना के बाद स्थानीय लोगों के बयानों के बावजूद जोसेफ फिर से दृष्टि से ओझल हो गया। वह 2009 तक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रडार पर नहीं आया। इस समय के दौरान न्यूयॉर्क के घरों में मूल्यवान वस्तुओं के अधिग्रहण के लिए कई अनधिकृत प्रवेशों की जांच की जा रही थी। जांचकर्ताओं ने संदिग्ध का पीछा मैक्सिको तक किया। घरों में से एक में भागने के प्रयास के दौरान एक गोलीबारी हुई, जिसमें संदिग्ध को निष्क्रिय कर दिया गया। यह 16 जुलाई 2009 को हुआ। अभिभूत व्यक्ति की पहचान जोसेफ बर्गेस के रूप में की गई। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एक डीएनए नमूना लिया और इसकी तुलना युवा जोड़े की घटना के स्थल पर पाए गए सबूतों से की। हालांकि वे बियर के डिब्बे पर पाए गए निशानों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए जांचकर्ताओं को इस खतरनाक व्यक्ति को मुख्य संदिग्धों की सूची से हटाना पड़ा। फिर भी जनता ने लंबे समय तक जोसेफ को त्रासदी के लिए जिम्मेदार माना। फिर भी 10 साल बीत चुके हैं और यह अभी भी अस्पष्ट था कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात समुद्र तट पर वास्तव में क्या हुआ था। पीड़ितों के रिश्तेदारों ने त्रासदी के स्थल पर एक स्मरण बैठक का आयोजन किया। दुखद घटनाओं के 1 दशक बाद भी 60 से अधिक लोग युवा प्रेमियों को याद करने के लिए एकत्र हुए। समुद्र तट पर काउंसलरों की त्रासदी के 13 साल बाद क्षेत्र में एक और चौंकाने वाली घटना हुई। 14 मार्च 2017 को फॉरेस्ट विले में लिंडसे और जेसन के अंतिम स्थान से केवल आधे घंटे की ड्राइव दूर एक ऐसी घटना हुई जिसने स्थानीय निवासियों को हिला दिया। घरों में से एक में एक पारिवारिक नाटक हुआ, जिसमें 38 वर्षीय सीमस गंभीर स्थिति में पहुंच गया। वह अपनी मां और भाई के साथ रहता था। मां ने अपराधी की पहचान की। यह पीड़ित का भाई शॉन गोलन था। भाइयों के बीच एक संघर्ष भड़क उठा जो अपरिवर्तनीय परिणामों की ओर ले गया। शॉन, जो अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता था, ने सीमस के खिलाफ शिकार उपकरण का इस्तेमाल किया। जांचकर्ता शॉन से अच्छी तरह परिचित थे। उसे पहले भी आक्रामक व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। 2009 में शॉन ने आक्रामक व्यवहार दिखाया जब उसने एक अजनबी की कार पर एक स्वनिर्मित भाला फेंका। यह घटना लगभग एक त्रासदी में समाप्त हो गई थी। शॉन अपने असंतुलित व्यवहार और अजीब जुनून के लिए जाना जाता था। स्वनिर्मित छुरे और काटने वाले हथियार बनाना, विशेष रूप से भाले। शॉन का व्यवहार बचकानापन और विचित्रता से चिह्नित था। यह पता चला कि वह आत्मरक्षा के विचारों से ग्रस्त था, लेकिन उसके तरीकों ने अजीबता पैदा की। शॉन अपनी कल्पनाओं की दुनिया में रहता था, जिसे वह कभी कभी वास्तविकता में लागू करता था। मूल रूप से उसने रोल प्लेइंग गेम के लिए उपकरण बनाए, लेकिन समय के साथ उसने उन्हें लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
अपने भाई के साथ घटना के बाद पुलिस ने शॉन के सोशल मीडिया की जांच की। घटना के दिन उसने 11 पोस्ट प्रकाशित किए जिनकी सामग्री ने गंभीर चिंता पैदा की। कुछ प्रविष्टियां असंबद्ध थीं, अन्य में उसने रिश्तेदारों के साथ अनुचित संबंधों का संकेत दिया जिसमें उसकी मां भी शामिल थी। यह सब गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याओं की ओर इशारा करता था। प्रकाशनों के विश्लेषण ने जांचकर्ताओं को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि संघर्ष एक अनुचित अपमान से प्रेरित था। शॉन को एक आग्नेयास्त्र प्रणाली के उपयोग और गोला बारूद के कब्जे के संदेह में गिरफ्तार किया गया। उसे हिरासत में लिया गया, लेकिन शुरू में उसने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। अभिलेखों की समीक्षा करते समय जांचकर्ताओं ने पाया कि शॉन को पहले ही 2004 में जेसन और लिंडसे के गायब होने की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया जा चुका था। युवा जोड़े की घटना के बाद शॉन के घर के अपने पहले दौरे पर पुलिस अधिकारी उसके द्वारा रखे गए उपकरणों की मात्रा से चकित थे। आदमी की जीवन शैली ने गंभीर चिंता पैदा की। वह शूटिंग उपकरण इकट्ठा करने से पूरी तरह ग्रस्त था। फिर भी ऐसा कोई सीधा सबूत नहीं था जो संदिग्ध को समुद्र तट की घटना से जोड़ता। महत्वपूर्ण भौतिक सबूत नहीं मिले, जिससे निर्णायक जांच करना मुश्किल हो गया। एकमात्र सुराग जेसन की जांच के दौरान मिला एक छोटा टुकड़ा था। शॉन के जब्त किए गए संग्रह में वह दुर्लभ राइफल नहीं मिली जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर अपराध में किया गया था। हालांकि वहां एक अन्य मॉडल मौजूद था जो बाद में अपने भाई के साथ एक अप्रिय घटना में भूमिका निभाता है। समुद्र तट की घटना में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि आदमी का व्यवहार जांचकर्ताओं को अजीब लगा, गिरफ्तारी के लिए कोई कारण नहीं था। यह सब अभी भी 2004 में हुआ था। 2017 में अपनी गिरफ्तारी पर शॉन शुरू में चुप रहा। कुछ समय बाद उसने जांचकर्ताओं से बात करने की इच्छा के साथ एक नोट सौंपा। पूछताछ के दौरान उसने अपने भाई के साथ घटना को स्वीकार किया और 13 साल पहले हुए एक मामले के बारे में बताना शुरू किया जो एक युवा जोड़े से संबंधित था। उसने ऐसे विवरण साझा किए जो केवल एक शामिल व्यक्ति को ही पता हो सकते थे। इसका मतलब था कि न्याय ने आखिरकार 2 युवा लोगों की त्रासदी के कारण को पकड़ लिया था। पीड़ितों के परिवार राहत और आभार व्यक्त करते हुए दिखाई दिए जब उन्हें खबर मिली। शॉन के इकबालिया बयान के बाद जानकारी की अतिरिक्त जांच करने का फैसला किया गया। उसके पत्राचार की जांच करते समय एक पूर्व प्रेमिका से संदिग्ध संदेश पाए गए। उसने पूछा कि क्या $50,000 के इनाम के लिए शॉन को अधिकारियों को सौंपना लाभदायक होगा। महिला ने कई घटनाओं में उसकी भागीदारी का संकेत दिया जिनके लिए वह जिम्मेदारी से बच गया था। परेशान करने वाली सामग्री के बावजूद पूर्व प्रेमिका ने कार्रवाई न करने का फैसला किया लगता था। जांचकर्ताओं ने समुद्र तट के मामले में शॉन के संभावित संबंध के बारे में उससे पूछताछ करने की योजना बनाई। हालांकि इस समय तक उसने पहले ही बयान देना शुरू कर दिया था, इसलिए एक अतिरिक्त गवाह को शामिल न करने का फैसला किया गया। शॉन ने जांचकर्ताओं को बताया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह समुद्र तट पर गया था, यह मानते हुए कि वह एक जंगली जानवर का पीछा कर रहा था। अचानक उसे स्लीपिंग बैग में सोया हुआ एक जोड़ा मिला। उसके शब्दों के अनुसार आंतरिक आवेगों ने उसे कुछ अपरिवर्तनीय करने के लिए प्रेरित किया। युवक पहला शिकार बना, वह जाग भी नहीं पाया। शोर ने युवती को जगा दिया, लेकिन वह भी अप्रत्याशित घटना पर समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। पकड़े जाने के डर से शॉन ने सबूतों को एक टिन के डिब्बे में इकट्ठा किया और उन्हें अपने पिता की संपत्ति पर झाड़ियों में छिपा दिया। 1 दशक बाद जांचकर्ताओं ने इस महत्वपूर्ण सबूत की खोज की जो संदिग्ध के खिलाफ मुख्य सबूत बन गया। शॉन ने अपने कार्यों को एक मानसिक विकार से समझाया जो प्रतिबंधित पदार्थों और शराब के सेवन से बढ़ गया था। उसने दावा किया कि उसने अजनबी आवाजें सुनी थीं। जांच से पता चला कि शॉन के रिश्तेदारों ने वर्षों तक सच्चाई छिपाई थी। घटना के 1 सप्ताह बाद शॉन ने अपराध की वस्तु अपने पिता को सौंप दी। पुलिस को सूचित करने के बजाय पिता ने दुर्लभ वस्तु को छिपा दिया, जिससे शॉन को तत्काल गिरफ्तारी से बचने में मदद मिली। अन्य घटनाओं में शामिल होने के संदेह की पुष्टि नहीं हुई।
मुकदमे तक शॉन को मानसिक समस्याओं वाले लोगों के लिए एक विशेष विभाग में रखा गया। उसका व्यवहार अप्रत्याशित था, उसकी बात अक्सर असंबद्ध थी। मनोचिकित्सकों ने आत्महानि और आक्रामकता को रोकने के लिए एक विशेष हिरासत व्यवस्था की सिफारिश की। बचाव पक्ष ने अपराध के समय शॉन की अक्षमता को साबित करने की कोशिश की। हालांकि अभियोजन पक्ष ने कई जानबूझकर किए गए कार्यों की ओर इशारा किया। सबूतों को छिपाना, पिता से स्वनिर्मित उपकरण छिपाने के लिए कहना। अभियोजक ने जोर देकर कहा कि शॉन ने तार्किक रूप से कार्य किया था। एक मनोचिकित्सीय मूल्यांकन ने उसे मानसिक रूप से स्वस्थ माना। जुलाई 2019 में 40 वर्षीय शॉन गलन को दोषी पाया गया। सजा कठोर थी। बिना जल्दी रिहाई की संभावना के 3 आजीवन कारावास की सजा और अन्य अपराधों के लिए 94 साल की सजा। न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि दोषी व्यक्ति कभी भी फिर से स्वतंत्र नहीं होगा। उल्लेखनीय रूप से शॉन अपने कृत्य का कारण नहीं बता सका। उसने केवल सिर में आवाजें का हवाला दिया और बिना किसी स्पष्ट कारण के नुकसान पहुंचाने की इच्छा के बारे में बात की। मिशिगन राज्य के शांत कस्बे चाइना टाउनशिप में रहने वालों को अचानक परेशान करने वाली चीजों का सामना करना पड़ा। कई कूड़ेदानों में कुछ अजीब वस्तुएं मिलीं, जो किसी अपराध की ओर इशारा कर रही थीं। आज भी जांचकर्ताओं के पास कई ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में वे केवल अनुमान लगा सकते हैं। 2014 की शुरुआत में डोना स्क्रिवा अपने बड़े बेटे रैमसे के साथ मिशिगन के सुखद सेंट क्लेयर शोर्स में रहती थी। वह अत्यधिक मातृ देखभाल के माहौल में पला बढ़ा, जो अक्सर समस्याओं का कारण बनता था। रैमसे का जन्म 1981 में हुआ था। बाद में उसका छोटा भाई पैदा हुआ। 1999 में कॉलेज से स्नातक होने के बाद रैमसे को एक लेखा फर्म में नौकरी मिली। हालांकि प्रबंधन को उसका काम करने का तरीका पसंद नहीं आया और 2000 के अंत में उसे निकाल दिया गया। युवक पारंपरिक लेखांकन विधियों से सहमत नहीं था, लेकिन वह अपने विचारों को प्रबंधन को समझा नहीं पा रहा था। इसके बाद रैमसे ने अपने पिता द्वारा सफलतापूर्वक चलाए जा रहे पारिवारिक हाउस पेंटिंग व्यवसाय में काम करने की कोशिश की। ऐसा लगा जैसे उसे अपनी जगह मिल गई हो, लेकिन जल्द ही परिवार पर एक दुर्भाग्य आ पड़ा। परिवार का मुखिया गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई, जिसने सभी रिश्तेदारों को गहराई से प्रभावित किया। 25 जनवरी 2014 को शाम 6 बजे के बाद रैमसे कथित तौर पर सिगरेट खरीदने के लिए घर से निकला। उसकी मां ने उसे फिर कभी नहीं देखा। शुरू में किसी को चिंता नहीं हुई। एक वयस्क व्यक्ति दोस्तों से मिल सकता है या कुछ काम कर सकता है, लेकिन सुबह जब रैमसे घर नहीं लौटा और कॉल का जवाब नहीं दिया, तो उसकी मां बेचैन हो गई। चिंतित महिला ने एक और दिन इंतजार किया और 27 जनवरी की सुबह बिना कोई खबर मिले उसने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वह रैमसे को कॉल करती रही, लेकिन केवल वॉइस मेल तक ही पहुंच पाई। ठंडा मौसम विशेष रूप से चिंताजनक था। अगर रैमसे बाहर था तो उसे खतरा था, इसलिए जल्दी कार्रवाई की जरूरत थी। जल्द ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों से रैमसे के प्रोबेशन अधिकारी ने परिवार से संपर्क किया। पिछले साल एक बार में एक दोस्त के साथ एक घटना के कारण रैमसे निगरानी में था। उसे प्रतिबंधित पदार्थों, शराब और अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ भी समस्याएं थीं, इसलिए उसकी नियमित जांच की जाती थी। प्रोबेशन अधिकारी चिंतित था कि रैमसे फिर से मुसीबत में पड़ गया होगा। मां ने बताया कि 25 जनवरी की शाम को उसका बेटा सिगरेट खरीदने गया था और गायब हो गया। हालांकि उसकी कोई और योजना नहीं थी। वह अपना वॉलेट, 2 कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ले गया। उसकी हरकतों को ट्रैक करने के लिए प्रोबेशन अधिकारी ने कार्ड लेन देन की जांच करने का फैसला किया। खोज के लिए मां से एक फोटो लिया गया और मीडिया को गायब होने की जानकारी दी गई। जांच से पता चला कि उस शाम कोई खरीदारी नहीं हुई। संदेह होने लगा कि क्या रैमसे कभी स्टोर तक पहुंचा भी था, शायद रास्ते में कुछ हुआ था। जांचकर्ताओं ने रैमसे के फोन को ट्रैक करना शुरू किया और जल्द ही उसे ढूंढ लिया। डिवाइस पड़ोसी की संपत्ति पर था। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने संपत्ति की जांच की और वहां एक मोबाइल फोन पाया। हालांकि
मालिक को कोई जानकारी नहीं थी कि उसका संचार उपकरण वहां कैसे पहुंचा। वह रैमसे के भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता था। लापता व्यक्ति के फोन की जांच से एक विचित्र बात सामने आई। डोना द्वारा अपने बेटे के गायब होने से पहले और बाद में किए गए कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसके अलावा अगर उसने वास्तव में कॉल किया होता, जैसा कि मां ने दावा किया, तो पड़ोसियों ने निश्चित रूप से उसे यार्ड में सुना होता और अलार्म बजाया होता। यह सब पुलिस के संदेह को जगा रहा था। उल्लंघनों की निगरानी कर रहे प्रोबेशन अधिकारी को गायब होने को लेकर बहुत चिंता थी। लापता व्यक्ति ने अपनी आखिरी जांच 25 जनवरी को अपने गायब होने से ठीक पहले पूरी की थी। अधिकारी स्थिति की गंभीरता और रैमसे से खुद को और दूसरों को हो सकने वाले संभावित खतरे को समझ रहा था। जांचकर्ताओं ने लापता व्यक्ति और उसकी मां के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए पड़ोसियों से संपर्क किया। पता चला कि पड़ोसियों ने रैमसे को कई दिनों से नहीं देखा था, जो मां के बयानों के विपरीत था। पड़ोसियों से मिली एक और दिलचस्प जानकारी यह थी कि लापता होने की रिपोर्ट से एक दिन पहले स्क्रिवा के घर से सफाई उत्पादों की तेज गंध आ रही थी। अनुभवी जांचकर्ताओं ने समझ लिया कि यह सब बहुत संदिग्ध लग रहा था। स्क्रिवा परिवार आमतौर पर विचित्रताओं से घिरा हुआ था। डोना स्क्रिवा का जन्म 1954 में डलास, टेक्सास में हुआ था। अपनी जवानी से ही वह नर्स बनने का सपना देखती थी। डैनियल से मिलने के बाद डोना का सपना सच हो गया। अगस्त 1978 में उनकी शादी हुई और कुछ महीनों बाद उनका पहला बच्चा रैम से पैदा हुआ। परिवार डैन के घर सेंट क्लेयर शोर्स, मिशिगन में चला गया। जल्द ही छोटे बेटे का भी जन्म हुआ। परिवार सादगी से रहता था और रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखता था। बेफिक्र जीवन लंबे समय तक चला, लेकिन पहली गंभीर समस्याएं 2003 में शुरू हुईं, जब डोना को दिल का दौरा पड़ा। वह ऑपरेशन टेबल पर लगभग मर गई थी और यह उसकी मुश्किलों की शुरुआत थी। महिला बिखरी हुई और चिंतित हो गई। अंततः उसे नर्स के रूप में अपना काम छोड़ना पड़ा। हालांकि उसने अपने प्रिय पेशे को नहीं छोड़ा और केयरटेकर के रूप में काम ढूंढ लिया। वर्णित घटनाओं से 12 साल पहले डोना और डैनियल को रैमसे के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं होने लगीं। वह गंभीर अवसाद से पीड़ित था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता था। क्लिनिक में जांच के बाद उसमें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का निदान किया गया। तब से मां ने अपने बेटे को घर से दूर नहीं जाने देने की कोशिश की। उसकी और आसपास के लोगों की सुरक्षा की चिंता के कारण स्थिति इसलिए और भी जटिल हो गई, क्योंकि रैमसे गंभीर साइड इफेक्ट्स के कारण डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाएं लेने से मना कर रहा था। बिना इलाज के बीमारी बढ़ती गई। 2010 में रैमसे एक अप्रिय स्थिति में पड़ गया, जहां कंक्रीट पर गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट लगी। इस घटना के बाद उसके व्यवहार में नाटकीय बदलाव आया। रैमसे की मां ने इस समय को एक पागल समय कहा, जिसमें माता पिता उसे बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर सकते थे। वह और भी गुस्सैल हो गया और नियमित शराब पीने से स्थिति और बिगड़ गई। रैमसे और भी अधिक अप्रत्याशित होता गया। अंततः उसने एक बार में एक दोस्त के साथ झगड़ा किया, जिसके लिए उसे परिवीक्षा की सजा मिली। वर्णित घटनाओं के समय वह नियमित रूप से पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कर रहा था। उसके पिता डैनियल ने सालों तक एक गंभीर लीवर की बीमारी से लड़ाई लड़ी। वह किशोरावस्था में संक्रमित हुए थे और बीमारी से लड़ते रहे, जब तक कि 2013 में यह महत्वपूर्ण अंगों पर हमला नहीं कर गई। डॉक्टरों ने एक जोखिम भरी हृदय सर्जरी का सुझाव दिया, लेकिन डैनियल ने उच्च जोखिम के कारण मना कर दिया। दुर्भाग्य से उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। 2013 का वर्ष रैमसे के लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन साबित हुआ। वह अभी भी अपनी सिर की चोट से उबर रहा था और अब उसे अपने पिता के नुकसान से निपटना पड़ा। पिता बेटे के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वे सबसे अच्छे दोस्तों की तरह करीब थे। वह व्यक्ति एकमात्र ऐसा था जो युवक के कठिन स्वभाव को किसी तरह प्रभावित कर सकता था। पिता के जाने के बाद मां और बेटे के बीच तनाव बढ़ गया। ऐसा लगा जैसे स्थिति स्थिर हो जाएगी जब रैमसे ने हाल ही में निर्धारित दवाएं नियमित रूप से लेना शुरू कर दिया।
लेकिन यह छाप भ्रामक थी। पिता के जाने के बाद बची हुई मजबूत दवाएं लेना शुरू कर दिया। इस पृष्ठभूमि में उसकी स्थिति काफी बिगड़ गई। मां उसकी भलाई के लिए चिंतित एक क्लिनिक में गई और बेटे के इलाज के लिए अनुरोध किया। डॉक्टरों ने उसमें एक गंभीर विकार का निदान किया। साथ ही महिला ने रैमसे की आधिकारिक अभिभावकता के लिए आवेदन किया। मेंटल हॉस्पिटल में, जहां दवाओं का सेवन नियंत्रित किया जाता था, युवक की स्थिति में सुधार हुआ। छुट्टी के बाद वह अपनी मां डोना के घर लौट आया, लेकिन उनका रिश्ता और बिगड़ता गया। जल्द ही घर में एक अजीब बिजली की आग लग गई। आग बेसमेंट में शुरू हुई, जहां बेटा था। डोना बाहर गई और मदद के लिए चिल्लाई, जबकि रैमसे आग से भरे कमरे में रहा। आखिरी क्षण में बचावकर्मी उसे बाहर निकाल पाए। घटनास्थल की जांच ने संदेह जगाया, लेकिन जानबूझकर किए गए कृत्यों का कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद वे क्षतिग्रस्त घर में नहीं रह सकते थे। अपार्टमेंट को व्यापक नवीनीकरण की आवश्यकता थी, इसलिए मां और बेटे ने अस्थायी रूप से एक अन्य आवास किराए पर लिया और वहां चले गए। स्थिति और जटिल होती गई। हालांकि रैमसे एक वयस्क पुरुष था, उसकी मां अभी भी उसकी अत्यधिक देखभाल करती थी। उसने अदालत से अभिभावकता भी प्राप्त कर ली, लेकिन 2014 के मध्य में बेटे ने इसे समाप्त करने का फैसला किया। इस समय तक मां लगभग 6 महीने से आधिकारिक रूप से उसकी देखभाल करता थी। डोना का व्यवहार रैमसे पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। वह उसके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश करती थी, जिससे अंततः उसका छोटा बेटा माता पिता का घर छोड़कर चला गया। दुखद घटनाओं के समय वह पहले से ही लंबे समय से अलग रह रहा था। हालांकि बड़ा बेटा स्वास्थ्य समस्याओं के कारण ऐसा नहीं कर सकता था। पिता के जाने के 8 महीने बाद डोना टेक्सास में रिश्तेदारों से मिलने गई। वह एक कक्षा मिलन में गई और अपनी मातृभूमि लौटने की संभावना के बारे में सोच रही थी। संभवतः वह अपने बेटे के साथ वहां जाना चाहती थी, लेकिन जनवरी 2014 में वह गायब हो गया। 27 जनवरी 2014 को महिला ने पुलिस से संपर्क किया और रैमसे स्क्रिवो के लापता होने की सूचना दी। कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला, जब तक कि 30 जनवरी को एक संयोगवश गवाह पुलिस स्टेशन नहीं आई। उसने बताया कि वह चाइना टाउनशिप में एक बर्फीली कंट्री रोड पर ड्राइव कर रही थी और उसने सड़क के किनारे कुछ असामान्य देखा। जब वह कार से बाहर निकली तो महिला ने कुछ ऐसा देखा जिससे वह गहराई से विचलित हो गई। चारों ओर परेशान करने वाले निशान थे। पास में एक बैग था जिसकी सामग्री का वर्णन वह सदमे के कारण नहीं कर सकती थी। महिला ने खोज की और जांच नहीं की और पुलिस को बुला लिया। घटनास्थल पर पहुंचे जांचकर्ता दृश्य से प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत क्षेत्र की जांच शुरू कर दी। मिले सबूतों से एक गंभीर घटना का संकेत मिला। विशिष्ट लक्षणों और कपड़ों की कमी ने पीड़ित की पहचान करना मुश्किल बना दिया। जब पुलिस जांच कर रही थी, एक निवासी से एक और सुराग मिला। अगली सुबह शहर की एक सड़क पर एक कूड़ेदान में कचरे के बैग में संदिग्ध वस्तुएं मिली। घटनास्थल पर आग से क्षतिग्रस्त कपड़े और दस्तावेज मिले। यह अनुमान लगाया गया कि ये घटनाएं संबंधित हो सकती हैं। इस समय तक पीड़ित की पहचान अज्ञात थी। जो कुछ भी मिला वह आग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। दस्तावेज पढ़े नहीं जा सकते थे। एकमात्र बात जो पता की जा सकी वह यह थी कि यह एक पुरुष था। जांच पूरी होने से पहले ही शहर में और परेशान करने वाली खोजों की रिपोर्टें आने लगीं। कुछ वस्तुएं मिलीं जिन्होंने गंभीर चिंता पैदा की। एक घटना के निशान वाली बिजली की आरी और 4 तेज वस्तुएं। एक कूड़ेदान में कपड़ों, व्यक्तिगत सामान, एक खाली पेय बोतल और कुछ पुलिस दस्तावेजों के साथ एक बैग मिला। यह सब कुछ आग से नष्ट करने का प्रयास किया गया था। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने समझा कि वे किसी के करीबी रिश्तेदार की तलाश कर रहे थे। किसी ने उसके लापता होने की सूचना दी होगी, इसलिए उन्होंने निवासियों की हालिया रिपोर्टों की जांच शुरू कर दी। इसमें कुछ समय लगा। दस्तावेजों की मौजूदगी से जांच काफी तेज हो जाती। इस समय तक विशेषज्ञों ने अपना विश्लेषण पूरा कर लिया था। डेटाबेस से मिलान करने के लिए फिंगरप्रिंट एकत्र किए गए। पता चला कि यह रैमसे स्क्रिवा था, जिसके लापता होने की सूचना हाल ही में उसकी मां ने दी थी।
ये पाया गया कि दम घुटने से मृत्यु हुई थी। विश्लेषण से यह भी पता चला कि चिकित्सक के निर्धारण की तुलना में दवाओं की खुराक 4 गुना अधिक थी। जांचकर्ता पहले से ही जानते थे कि उसकी मां डोना स्क्रिवा ने व्यक्तिगत रूप से दवाओं के सेवन की निगरानी की थी। जांचकर्ताओं ने पीड़ित के सभी परिचितों, दोस्तों और पड़ोसियों की जांच शुरू कर दी। किसी भी मामले में घटना एक दुर्घटना या स्वयं का निर्णय नहीं लग रही थी। घटना के निशान शहर के विभिन्न हिस्सों में पाए गए, संभवतः जांच को भ्रमित करने और कठिन बनाने के लिए। जब एक कूड़े के बैग में एक विशिष्ट वस्तु मिली, एक आकस्मिक गवाह ने बताया कि उसने एक एसयूवी में एक महिला को देखा था जो उसकी आंखों के सामने यह बैग फेंक रही थी। हालांकि वह उसका वर्णन नहीं कर सका या विवरण नहीं दे सका और कार की नंबर प्लेट भी याद नहीं कर सका। फिर भी पुलिस को कुछ मूल्यवान जानकारी के टुकड़े मिले। जांचकर्ता उस जगह पहुंचे जहां कथित अपराधी को देखा गया था। यहां उन्होंने पास के व्यवसायों और सुविधाओं पर निगरानी कैमरे खोजे और फुटेज का अनुरोध किया। छवियों की जांच करके उन्हें कार और कथित महिला चालक की काफी अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त करने में सफलता मिली। उसका पीछा अगले पेट्रोल पंप तक किया गया, जहां वह कैमरे में बहुत अच्छी तरह से कैद हुई। यह महिला रैमसे की मां डोना स्क्रिवा निकली, जो अपनी 1990 की शेवरलेट ब्लेजर में शहर में घूम रही थी। घटनाओं के इस मोड़ से सभी चौंक गए। जांचकर्ता उसकी कुछ गतिविधियों को संदिग्ध मानते थे, लेकिन वे इतने अप्रत्याशित परिणाम पर विश्वास नहीं कर सकते थे। आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद अधिकारियों ने डोना को तुरंत पूछताछ के लिए थाने ले गए। जांचकर्ता घटना की सभी परिस्थितियों को स्पष्ट करने और समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस व्यक्ति को क्या प्रेरित किया। शुरू में महिला सहयोगी नहीं थी, मानसिक समस्याओं का हवाला दिया और दावा किया कि रैमसे ने स्वेच्छा से जीवन त्याग दिया। हालांकि यह स्पष्ट रूप से तथ्यों के विपरीत था। जो मिला उसकी स्थिति और महिला द्वारा सबूत मिटाने के प्रयासों को देखते हुए, इसलिए जांचकर्ताओं ने यह संस्करण स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि डोना और रैमसे के बीच एक नया विवाद ट्रिगर था, जिसमें उसने नियंत्रण खो दिया। डोना को उसके बेटे के लापता होने में मुख्य संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया गया। उस पर गंभीर आरोप और कड़े हालात के साथ मुकदमा चलाया गया। यह स्पष्ट था कि उसने जांच में बाधा डालने और अपनी भागीदारी के सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की थी। हालांकि जांच अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए अदालत के लिए दस्तावेज तैयार करने के लिए शुरू किए गए काम को पूरा करना आवश्यक था। इस समय के दौरान जांचकर्ताओं ने अपना काम जारी रखा। उन्हें परिवार के अपार्टमेंट और महिला की कार की तलाशी लेने की अनुमति मिली। जब वे पहली बार अपार्टमेंट में प्रवेश किए तो वे सफाई उत्पादों की एक तेज गंध से चौंक गए, जो आंखों में जलन पैदा कर रही थी। किसी ने सावधानीपूर्वक सबूत मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रयासों के बावजूद बाथरूम में कुछ संदिग्ध धब्बे पाए गए। इसी तरह के निशान हॉलवे की दीवार पर, वरांडे पर और प्रवेश द्वार के पास रेलिंग पर पाए गए। यह उल्लेखनीय था कि पार्किंग में कोई कार नहीं थी। पता चला कि महिला ने अपनी कार डेट्रॉइट में एक धर्मार्थ संगठन को दान करने की कोशिश की थी। इस समय तक वह रैमसे की कार के साथ ऐसा कर चुकी थी, लेकिन पुलिस दोनों वाहनों का पता लगाने और जांच के लिए उन्हें जब्त करने में सफल रही। संदिग्ध की कार में कई सबूत मिले, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया। जांच के दौरान और भी अधिक सबूत मिलते गए। रैमसे के निशान और बाल कई थैलों में पाए गए। महिला ने कोका कोला की बोतल, दस्तावेजों और कपड़ों पर अपने निशान छोड़े, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे रैमसे से जुड़े सबूतों पर नहीं मिले। निवासियों को इस घटना की जानकारी मीडिया और सोशल नेटवर्क से मिली। सभी लोग घटना से स्तब्ध थे। धीरे धीरे और भी गवाह बयान देने के लिए पुलिस के पास आने लगे। पता चला कि डोना ने 26 जनवरी को एक हार्डवेयर स्टोर से एक इलेक्ट्रिक टूल और उसके लिए एक ब्लेड खरीदा था। निगरानी फुटेज में उसे याद किया गया, क्योंकि वह शाम को पावर कॉर्ड में समस्या की शिकायत लेकर वापस आई थी। उपकरण को बदल दिया गया था और बाद में सबूतों के बीच पाया गया। एक पड़ोसी ने बताया कि उसने स्क्रिवा परिवार के घर से चलती हुई इलेक्ट्रिक मशीन की आवाज सुनी थी। एक अन्य पड़ोसी, पैट्रिशिया, ने देखा था कि डोना मुश्किल से 3 काले बैग
अपने चांदी रंग के एसयूवी तक ले जा रही थी, जांचकर्ताओं की चौंकाने वाली खोजों से कुछ दिन पहले। कानून प्रवर्तन अधिकारियों का मानना था कि एकत्र किए गए सबूत झूरी को महिला की भागीदारी के बारे में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त होंगे। हालांकि इस भयावह घटना का कारण अस्पष्ट रहा। यह ज्ञात था कि परिवार का मुखिया मई 2013 में निधन हो गया था। क्या यह घटना आगे की घटनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती थी? बचाव पक्ष ने अपनी मुवक्किल की मानसिक अक्षमता पर जोर दिया और मनोचिकित्सीय मूल्यांकन की मांग की। हालांकि विशेषज्ञों ने डोना को मानसिक रूप से स्वस्थ और अदालत में पेश होने में सक्षम घोषित किया। मई 2015 में मुकदमा शुरू हुआ। इस समय तक डोना ने अभी भी अपना अपराध स्वीकार नहीं किया था। जूरी के सामने वह अपनी निर्दोषिता पर जोर देती रही और रिहा किए जाने की याचना करती रही। अभियोजन पक्ष ने इशारा किया कि पीड़ित के शरीर में मानक से 4 गुना अधिक दवा जो डोना द्वारा दी गई थी और उसके नियंत्रण में थी। जनवरी की शुरुआत में उसे दवा की 3 महीने की आपूर्ति मिली थी। 1 महीने से भी कम समय में अपार्टमेंट की तलाशी के दौरान लगभग खाली पैकेज पाया गया। अभियोजकों ने इसे खतरनाक दवाओं के साथ बेटे पर जानबूझकर किए गए प्रभाव के रूप में देखा। अभियोजन पक्ष का मानना था कि रैमसे के साथ घटना के बाद मां ने एक इलेक्ट्रिक आरी खरीदकर सबूत मिटाने का फैसला किया। हालांकि डोना इस संस्करण से सहमत नहीं थी। उसने जूरी को अपनी कहानी सुनाई। 25 जनवरी को कथित तौर पर एक मास्क पहने अज्ञात व्यक्ति ने अपार्टमेंट में प्रवेश किया। वह उसके बेटे के कमरे में गया, संभवतः बुरे इरादों के साथ। इस समय मां बेसमेंट में कपड़े धो रही थी और न तो शोर सुना और न ही अपराधी को देखा। जब वह बेसमेंट से ऊपर आई तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। जब उसने रैमसे के कमरे से आवाजें सुनी तो वह ऊपर गई। वहां उसने अपने बेटे को बिस्तर पर निश्चल पड़ा देखा। उसके बगल में एक मजबूत, धमकी भरी दिखने वाला आदमी खड़ा था। उसका इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन उसने सबूत मिटाने में मदद करने की मांग की। उसे सहमत होना पड़ा। अजनबी पूरे 5 दिन घर में रहा और अपने निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी करता रहा। उसके बाद ही वह गया। डोना ने बताया कि अपने खाली समय में वह बिस्तर से बंधी होती थी। उसे केवल जरूरी कामों के लिए छोड़ा जाता था। यह कहानी बेतुकी लगी और कई सवाल खड़े किए। अभियोजन पक्ष ने इस संस्करण की कड़ी आलोचना की। आखिरकार महिला नियमित रूप से घर से बाहर जाती थी, जो उसे घटना की रिपोर्ट करने से नहीं रोक सकती थी। कैमरा फुटेज में वह अकेली थी और शांत दिखाई दे रही थी। डोना राहगीरों से मदद मांग सकती थी, लेकिन उसने दावा किया कि अजनबी कार की पिछली सीट पर छिपा हुआ था। अभियोजन पक्ष ने नोट किया कि डोना अब उस व्यक्ति से कोई डर नहीं दिखाती जिसे वह अपना प्रताड़क बताती है। 16 महीने बाद वह अदालत में इस बारे में शांति से बात कर रही है। डोना ने दावा किया कि उसे अभी भी इस व्यक्ति से डर लगता है, लेकिन खुद को सजा से बचाने के लिए उसके खिलाफ गवाही देने को मजबूर है। लंबी अदालती कार्यवाही के बावजूद, स्पष्ट सबूतों के बावजूद डोना ने अपने बेटे के गायब होने में अपनी भागीदारी स्वीकार नहीं की। वह एक रहस्यमय मास्क पहने व्यक्ति की बात करती रही, जिसने कथित तौर पर उसे 5 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। अजीब बात यह है कि जांचकर्ताओं को प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिले, जिस पर वकीलों ने जूरी को अपनी मुवक्किल की निर्दोषिता के बारे में आश्वस्त करने के लिए जोर दिया। उन्होंने इशारा किया कि डोना अपने बेटे से आधी लंबी थी और उन्होंने बिना किसी मदद के रैमसे को हिलाने डुलाने की उसकी क्षमता पर संदेह व्यक्त किया। बचाव पक्ष के अनुसार स्पष्ट रूप से किसी ने उसकी मदद की थी। मामला विवादास्पद साबित हुआ और अब फैसला जूरी के हाथों में था। वे विचार विमर्श के लिए चले गए। 23 जून 2015 को लंबी चर्चाओं के बाद उन्होंने डोना स्क्रिवो को गंभीर अपराध का दोषी पाया, जिसमें कड़े हालात शामिल थे। उसे जल्दी रिहाई की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वर्तमान में वह मिशिगन की एक जेल में अपनी सजा काट रही है, बिना अपना अपराध स्वीकार किए। उसकी अपीलें खारिज कर दी गईं। एक जल्दी अगस्त की सुबह 1986 में, जब सूरज न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क को रोशन करना शुरू कर रहा था,
एक घटना हुई जिसने पूरे शहर को हिला दिया। सुबह 6 बजे के करीब पार्क में एक युवा महिला बेहोश अवस्था में पाई गई। यह घटना एक जटिल जांच की शुरुआत थी जो अंततः एक चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर करेगी। मीडिया ने इस कहानी के हर मोड़ पर अभूतपूर्व उत्साह के साथ रिपोर्ट किया। हालांकि उनकी रिपोर्टिंग के तरीके ने कई सवाल खड़े कर दिए। आश्चर्यजनक रूप से मीडिया ने एक ऐसी स्थिति अपनाई जो संदिग्ध के प्रति सहानुभूतिपूर्ण लगती थी। यह प्रभाव जनता की राय तक फैल गया और जांच के आसपास एक द्विधाजनक माहौल बना दिया। घटनाओं के दौरान यह पता चला कि संदिग्ध ने पीड़िता के बारे में झूठी जानकारी फैलाने और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हर किसी के आश्चर्य की बात है कि कुछ मीडिया ने तथ्यों की उचित जांच किए बिना इस संस्करण को उठाया। प्रेस का यह व्यवहार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारिता नैतिकता के विशेषज्ञों की कड़ी आलोचना का कारण बना। 80 के दशक के मध्य में न्यूयॉर्क को कई परेशान करने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ा जिसने जनता को स्तब्ध कर दिया। उस समय शहर आज की महानगरी से बहुत अलग था और बेहतर नहीं था। न्यूयॉर्क को अमेरिका के सबसे अशांत शहरों में से एक माना जाता था। हालांकि यह युवाओं के लिए आकर्षक बना रहा। महानगर की सड़कों में कई खतरे छिपे थे। अपराध दर ने एक अभूतपूर्व स्तर को छू लिया। हर साल हजारों अपराध दर्ज किए जाते थे। सेंट्रल पार्क विशेष रूप से रात में शहर के निवासियों के लिए चिंता का विषय था। यह स्थान डरावनी किंवदंतियों से घिरा हुआ था जिनसे बच्चों को डराया जाता था। एक सुबह 1986 में एक महिला सेंट्रल पार्क में साइकिल चला रही थी। अचानक उसने घास में कुछ असामान्य देखा। जब वह करीब गई तो उसने भय से देखा कि वहां एक युवा महिला बेहोश पड़ी थी। घबराहट में गवाह नजदीकी सार्वजनिक फोन की ओर भागी और 911 पर कॉल की। यह सुबह 6:30 का समय था। जल्द ही पुलिस और आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंची। दुर्भाग्य से कोई मदद नहीं की जा सकी। जो उन्होंने देखा उससे सभी मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। पीड़िता की पहचान मिली पहचान पत्र के कारण जल्दी ही स्थापित कर ली गई। वह 18 वर्षीय जेनिफर लेविन थी। इसके बाद जांचकर्ताओं ने युवा महिला के साथ हुई घटना के बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया। जेनिफर बचपन से ही अपने लक्ष्य उन्मुख स्वभाव और रचनात्मकता के लिए जानी जाती थी। खुद पर व्यंग्य करने की उसकी क्षमता ने उसके आसपास के लोगों को मोहित कर लिया और हर बाधा को पार करने में उसकी मदद की। वह पोर्ट वॉशिंगटन के एक समृद्ध परिवार से थी और सफल स्टीव और एलन की बेटी थी जो उसके 5 साल की उम्र में अलग हो गए थे। अपने पिता के साथ रहने के लिए जाने के बाद जो सोहो में एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट एजेंट थे, जेनिफर ने सामान्य मैनहट्टन स्कूल के बजाय एक एलीट प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की। वहां वह जल्दी ही अपनी जगह बना ली और अपनी शैक्षिक उपलब्धियों के माध्यम से शिक्षकों और साथियों दोनों का सम्मान जीत लिया। उसका सामाजिक दायरा धनी माता पिता के बच्चों से भरा था और जेनिफर ने आसानी से कठिन पाठ्यक्रम को संभाला जो देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों येल और हार्वर्ड सहित में प्रवेश की तैयारी कराता था। धीरे धीरे उसने न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित स्कूलों में संपर्क बनाए। पार्टियों के निमंत्रण ने उसके सामाजिक दायरे को बढ़ा दिया। महत्वपूर्ण घटनाओं की पूर्व संध्या पर भविष्य के छात्रों का एक समूह, जिसमें जेनिफर भी शामिल थी, सेंट्रल पार्क के पास ईस्ट स्ट्रीट में रहता था। बाकी दोस्त शहर भर में बिखरे हुए थे, लेकिन वे सभी एक लोकप्रिय मिलने की जगह पर मिलते थे। वहीं जेनिफर को अपना पहला प्यार डोरियन मिला। हालांकि यह रिश्ता छोटा था और जल्द ही जेनिफर रॉबर्ट चैम्बर्स से प्यार करने लगी। उसने खुद को अमीर माता पिता का बेटा बताया जिनके पास एक कंट्री क्लब था। उनकी मुलाकात एक आकस्मिक नजर से शुरू हुई, लेकिन 1 साल बाद ही यह एक वास्तविक रोमांस में बदल गई। कुछ डेट्स जल्दी ही एक गंभीर रिश्ते में बदल गए। 25 अगस्त 1986 को जेनिफर को विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला, जो उसके लिए बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन अगली सुबह अप्रत्याशित हुआ। उसे सेंट्रल पार्क में गंभीर स्थिति में पाया गया। यह खबर सभी को झकझोर गई। सवाल उठे,
क्या जेनिफर बड़े शहर के अपराध का एक यादृच्छिक शिकार बन गई थी, या यह एक योजनाबद्ध कार्रवाई थी? उन वर्षों में न्यूयॉर्क अपराधों की लहर से जूझ रहा था, लेकिन कई घटनाओं में से जेनिफर की कहानी ने अभूतपूर्व सार्वजनिक प्रतिक्रिया को जन्म दिया। कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर भारी दबाव था, आंशिक रूप से क्योंकि पीड़िता एक प्रसिद्ध धनी परिवार से थी। जांचकर्ताओं को संदेह था कि यह एक सीरियल किलर का काम था। एक अनुभवहीन पर्यवेक्षक सोच सकता था कि इस असुरक्षित स्थान पर कुछ अवांछित व्यवहार हुआ था। हालांकि अनुभवी जांचकर्ताओं ने, जो सभी विवरणों की जांच कर रहे थे, एक स्टेजिंग का संदेह किया। ऐसा लगता था कि जेनिफर अप्राकृतिक रूप से पड़ी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे एक विशेष स्थिति में रखा हो। उसके कपड़े एक अजीब स्थिति में थे और कुछ वस्त्र घटनास्थल से 100 मीटर दूर पाए गए। जांचकर्ताओं की आशंकाएं जल्द ही सही साबित हुईं। फोरेंसिक विश्लेषण ने किसी अन्य व्यक्ति के जैविक पदार्थ के कोई निशान नहीं दिखाए। इस मामले ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। पत्रकारों ने पार्क में बांट ला दी और समझने की कोशिश की कि पुलिस की नाक के नीचे ऐसी घटनाएं कैसे हो सकती हैं। सभी सोच रहे थे कि अधिकारी निष्क्रिय क्यों हैं और क्या वास्तव में इतने महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान पर सुरक्षा सुनिश्चित करना असंभव है। यह न्यूयॉर्क में सामान्य अपराध की स्थिति की पृष्ठभूमि में विशेष रूप से तनाव को बढ़ावा दे रहा था। शहर के निवासी आक्रोशित थे। एक वास्तविक मीडिया सनसनी शुरू हो गई। पुलिस के फोन प्रेस के प्रतिनिधियों के कॉल से नहीं रुक रहे थे। धीरे धीरे घटना की परिस्थितियों के बारे में जानकारी मीडिया में लीक होने लगी। जांचकर्ताओं की हर आशंका तुरंत शीर्षकों में दिखाई देने लगी। अटकलों और अफवाहों की संख्या और भी अधिक थी। फिर भी पुलिस जांच की प्रगति को प्रभावित किए बिना पीड़िता का नाम काफी समय तक गुप्त रखने में सफल रही। जब मां को घटना के बारे में पता चला, वह तुरंत सेंट्रल पार्क पहुंची, जहां उसका सामना अपने जीवन के सबसे बुरे सपने से हुआ। दुखद क्षण के बावजूद रिपोर्टरों ने महिला को घेर लिया और बेरहमी से सवालों से बमबारी करना शुरू कर दिया। बाद में जेनिफर के दोस्त और बाकी रिश्तेदार घटनास्थल पर पहुंचे। युवा महिला के पिता ने आंसुओं में उसके स्कूल के दोस्तों को फोन किया और उन्हें घटना के बारे में बताया। गहरे सदमे के बावजूद जेनिफर के परिवार को पुलिस को सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करनी पड़ी जो जांच में मदद कर सकती थी। पता चला कि जेनिफर ने पिछली शाम को 2 दोस्तों के साथ बाहर जाने की योजना बनाई थी। पिता ने जांचकर्ताओं को जेनिफर की डायरी सौंप दी, जिसमें उसने अपनी योजनाएं लिखी थीं। इससे उन घटनाओं की श्रृंखला को पुनर्निर्मित करने में मदद मिली जो त्रासदी का कारण बनी। जेनिफर और रॉबर्ट की कहानी तब खुलने लगी जब जांचकर्ताओं ने जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने जेनिफर के पूर्व प्रेमी डोरियन की जांच की। यह माना गया कि हाल ही में हुए ब्रेकअप ने उसमें कड़वाहट पैदा की होगी। पता चला कि वे पिछली शाम एक मैक्सिकन रेस्तरां में मिले थे। यह उल्लेखनीय है कि उस समय कोई सोशल नेटवर्क और स्मार्टफोन नहीं थे जो सूचना के आदान प्रदान को आसान बनाते। जांचकर्ताओं को गवाहों से पूछताछ करके धीरे धीरे डेटा एकत्र करना पड़ा। उन्होंने पाया कि जेनिफर रात 2:30 के बाद 2 दोस्तों और अपने पूर्व प्रेमी के साथ एक बार में जश्न मना रही थी। 3:45 पर एक दोस्त चली गई। जल्द ही दूसरी भी चली गई। लगभग इसी समय रॉबर्ट चैम्बर्स बार में आया। जेनिफर का ध्यान उसकी ओर मुड़ गया और वे पार्टी के अंत तक साथ रहे। पूर्व प्रेमी भी बार छोड़कर चला गया। जांचकर्ता 19 वर्षीय रॉबर्ट से पूछताछ करने के लिए निकले। उसे सेंट्रल पार्क के पास एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया। युवक के चेहरे पर खरोंचें तुरंत ध्यान आकर्षित करने लगीं, जो जांचकर्ताओं को संदिग्ध लगीं। रॉबर्ट ने दावा किया कि यह एक बिल्ली से आई थी, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। जब उसे जेनिफर के साथ हुई घटना के बारे में सूचित किया गया, तो वह स्तब्ध और व्यथित दिखाई दिया। युवक ने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने की सहमति दी। उसके बयान के अनुसार उसने जेनिफर से रात 3 बजे पार्टी में मुलाकात की। वे विश्वविद्यालय के लिए उसके आगामी प्रस्थान पर चर्चा कर रहे थे। बार के बंद होने से पहले सुबह 4 बजे के करीब वे बाहर निकले, अलविदा कहा और घर चले गए।
रॉबर्ट ने दावा किया कि उसे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ और उसने जेनिफर के गायब होने में किसी भी भागीदारी से इनकार किया। जांचकर्ताओं का मानना था कि खरोंचें विपरीत का संकेत देती हैं। वे प्रतिरोध के निशान जैसी दिखती थीं। इसके अलावा रॉबर्ट आखिरी व्यक्ति था जिसने जेनिफर को देखा था। वह मुख्य संदिग्ध बन गया। जांचकर्ताओं ने सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन युवक ने अपनी कहानी रटी रटाई तरह से दोहराई। पूछताछ लगभग 12 घंटे तक चली, जब तक रॉबर्ट ने अपने बयान में एक अस्पष्टता की अनुमति नहीं दी। अनुभवी जांचकर्ताओं ने इसका फायदा उठाया। सब कुछ रिपोर्टरों की सतर्क निगरानी में हुआ, जो बगल के कमरे में पूछताछ सुन रहे थे। जेनिफर की खोज के 24 घंटे से भी कम समय में रॉबर्ट चैम्बर्स ने एक अनजाने में हुई घटना को स्वीकार किया। युवक ने उस रात सेंट्रल पार्क में एक असामान्य घटना के बारे में बताया। उसके शब्दों के अनुसार जेनिफर के साथ टहलना एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। कथित तौर पर उसने अपने रोमांटिक इरादों में अत्यधिक दृढ़ता दिखाई, जिसने युवक को चौंका दिया। उसने दावा किया कि उसने उसके हाथ बांध दिए और बहुत आक्रामक हो गई, जिससे उसके चेहरे पर खरोंचें आ गईं। रॉबर्ट ने स्थिति को बेहद असहज बताया और कहा कि वह खुद को मुक्त नहीं कर सका और उसे गंभीर असुविधा महसूस हुई। उसकी कहानी इतनी अविश्वसनीय लगी कि जांचकर्ताओं ने संदेह जताया। दीवार के पीछे पत्रकारों ने भी इन खुलासों पर जोरदार चर्चा की। फिर भी रॉबर्ट ने अपना वर्णन जारी रखा। उसके अनुसार अंततः वह अपने हाथ छुड़ाने और लड़की को उसकी कार्रवाइयों को रोकने के लिए धक्का देने में सफल रहा। हालांकि उसके बयान के अनुसार उसने अपनी ताकत का गलत अनुमान लगाया, जिससे जेनिफर बुरी तरह गिर गई और बेहोश हो गई। रॉबर्ट ने कहा कि उसने जेनिफर को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह उसके पास बैठा रहा और उम्मीद करता रहा कि वह जाग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में वह घटनास्थल छोड़कर चला गया और दूर से देखता रहा कि कैसे कानून प्रवर्तक आ रहे हैं। युवक ने अपनी निर्दोषता पर जोर दिया और दावा किया कि वह केवल जेनिफर की आक्रामक कार्रवाइयों से खुद की रक्षा कर रहा था। उसने जोर देकर कहा कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वह उसे पसंद करता था। जांचकर्ता हैरान थे कि युवक ने मदद क्यों नहीं मांगी, क्योंकि समय पर चिकित्सा कर्मियों का आना स्थिति को बदल सकता था। रॉबर्ट ने अपनी निष्क्रियता की व्याख्या संभावित गिरफ्तारी के डर से की। पूछताछ के बाद उसे एक गंभीर अपराध के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया। युवक के परिवार ने तुरंत एक प्रसिद्ध वकील को नियुक्त किया, जिसने रॉबर्ट की रिहाई की मांग की, उसकी निर्दोषता पर जोर दिया और उसे पीड़ित के रूप में चित्रित किया। बचाव पक्ष ने एक विवादास्पद रणनीति चुनी, जिसमें जेनिफर को नकारात्मक प्रकाश में दिखाया गया और दावा किया गया कि उसने जानबूझकर संघर्ष की स्थिति को उकसाया। वकील ने जोर देकर कहा कि रॉबर्ट की कार्रवाइयां आत्मरक्षा का आवश्यक उपाय थीं और दुखद परिणाम एक दुर्घटना थी। इस विवादास्पद बचाव रेखा ने मामले पर सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया। न्यूयॉर्क के मीडिया और शहरी सूचना बोर्ड सनसनीखेज शीर्षकों से भरे थे, जो इस कहानी पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे थे। साथ ही रॉबर्ट को बचाव करने वाले मिले। कई लोगों ने उसे एक सम्माननीय व्यक्ति के रूप में चित्रित किया, आकर्षक, सफल और मनमोहक। उसे एक बुद्धिमान और आशाजनक युवक के रूप में वर्णित किया गया, एक वफादार आयरिश कैथोलिक, जो उनकी राय में जानबूझकर कोई गंभीर गलती नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे उसकी निर्दोष प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती। बाहरी तौर पर रॉबर्ट बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था जो गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। कई लोगों को यह अजीब लगा कि हर तरह से आकर्षक युवक को अनुचित व्यवहार का सहारा लेना पड़ेगा। सभी मानकों के अनुसार उसे रिश्तों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। वह लोकप्रिय था और लड़कियां शाब्दिक रूप से उसके गले से लटक रही थीं। आश्चर्यजनक रूप से लोग तार्किक सोच बंद कर चुके थे और रॉबर्ट का समर्थन कर रहे थे, जबकि पीड़िता पर कथित रूप से अनुचित व्यवहार का आरोप लगा रहे थे। हालांकि पीड़िता के अश्लील व्यवहार की कोई पुष्टि नहीं थी, सिवाय रॉबर्ट के अपने शब्दों के। लेकिन किसी कारण से सभी ने उस पर विश्वास किया। जब कानून प्रवर्तन एजेंसियां सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही थीं, पीड़िता को मजाक का पात्र बना दिया गया।
यह सब रॉबर्ट और उसके वकील के प्रयासों से हुआ। स्थिति बेतुकी थिएटर की याद दिलाती थी। रॉबर्ट के वकील जैक लिटमैन ने अपने ग्राहक को एक सम्मानजनक प्रकाश में प्रस्तुत करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्हें कई पत्रिकाओं के मुखपृष्ठों पर चैम्बर्स की उपस्थिति का प्रबंध करने में भी सफलता मिली, जिनमें पीपल और न्यूयॉर्क मैगजीन शामिल थे। तस्वीरों में युवक ने नीला सूट और लाल टाई पहनी थी और किसी गंभीर अपराध के आरोपी की बजाय फैशन शो के मॉडल की तरह दिखाई दे रहा था। साथ ही रॉबर्ट सक्रिय रूप से पीड़िता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा था। यह रणनीति इतनी प्रभावी रही कि अधिकांश लोगों ने युवती के प्रति पूर्वाग्रही रवैया विकसित कर लिया और प्रेस ने हर संदिग्ध बयान को उठा लिया। इस प्रकार पहले लेख प्रकट हुए जिनमें रॉबर्ट के संस्करण को सच्चाई के रूप में प्रस्तुत किया गया। धीरे धीरे सभी प्रिंट मीडिया और जनता बचाव पक्ष की ओर खड़े हो गए। वे मानते थे कि पीड़िता ने लापरवाही से व्यवहार किया था और कथित तौर पर वह पहली आकस्मिक मुलाकात के बाद आशाजनक युवक से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए सेंट्रल पार्क गई थी और फिर खुद ही संघर्ष को उकसाया। वकील ने भारी काम किया, पीड़िता को लगभग घटना की उकसाने वाली के रूप में चित्रित करते हुए। इसने विरोध की एक लहर को जन्म दिया जिसमें स्वयंसेवकों का एक समूह भी शामिल था जो शहर में कानूनी उल्लंघनों की रोकथाम से जुड़े थे। वे बचाव पक्ष के वाकपटु तर्कों से धोखा नहीं खाए। उन्होंने खुद को रक्षक दूत कहा और सुनवाई के दौरान अदालत भवन के सामने नियमित रूप से विजिल आयोजित किए। जनता वकील की कार्रवाई से गहरी नाराज थी और उस पर जेनिफर की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया। फिर भी कई लोगों ने फैलाई गई जानकारी पर आसानी से विश्वास कर लिया। रॉबर्ट के समर्थक सक्रिय हो गए। उन्होंने जेनिफर के कथित लापरवाह व्यवहार के बारे में अफवाहें फैलाईं। यह सब इस बात का कारण बना कि संदिग्ध को जमानत पर रिहा कर दिया गया। बचाव पक्ष ने घटनाओं का एक अधिक विश्वसनीय संस्करण विकसित किया, अपनी चुनी हुई रणनीति से हटे बिना पीड़िता की प्रतिष्ठा को कमजोर करना। उन्होंने जोर दिया कि मूल रूप से सब कुछ सहमति से हुआ था और बिना किसी जबरदस्ती के। एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब जेनिफर के निजी जीवन के बारे में कुछ अफवाहों की पुष्टि हुई जो अनजाने में उसके खुद के पिता द्वारा प्रदान की गई थी। अपनी बेटी की डायरी सौंपकर उन्होंने मीडिया को कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का मौका दिया कि जेनिफर ने कथित तौर पर अपने कई संबंधों का विस्तृत वर्णन किया था। वास्तव में यह एक सामान्य डायरी थी जिसमें केवल 2 लड़कों के साथ संबंधों का उल्लेख था, एक पूर्व और एक वर्तमान। वहां कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। फिर भी रिकॉर्ड को अस्वीकार्य साक्ष्य माना गया और रॉबर्ट के मामले की सुनवाई में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। रिकॉर्ड की सीमित पहुंच के बावजूद लीक हुई जानकारी ने पहले ही जेनिफर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा दिया था। अभियोजन पक्ष समझ गया कि मामला आसान नहीं होगा। एक रणनीति बनाने के लिए घटनाओं का सटीक पुनर्निर्माण करना और यह समझना आवश्यक था कि एक सुरक्षित वातावरण से आने वाला 19 वर्षीय युवक ऐसी स्थिति में कैसे फंस सकता था। रॉबर्ट के अतीत की जांच एक महत्वपूर्ण कदम था। पता चला कि उसने अपने छोटे जीवन में प्रतिष्ठित क्षेत्रों के धनी घरों में 30 से अधिक अवैध प्रवेश किए थे। वास्तव में उसका जीवन उस छवि से बहुत अलग था जो उसने खुद के बारे में बनाई थी। परिवार, जैसा कि पता चला, बिल्कुल भी धनी नहीं था। मां एक निजी क्लिनिक में नर्स के रूप में काम करती थी और पैसे कमाने के लिए अपना सारा समय काम को समर्पित करती थी। रॉबर्ट की कोई वैध आय नहीं थी, इसलिए उसने अवैध गतिविधियों में संलग्न होना शुरू कर दिया। इससे उसे एक धनी युवक की छवि बनाने में मदद मिली और साथ ही प्रतिबंधित पदार्थों की अपनी निर्भरता को भी समर्थन मिला। इन पदार्थों के संपर्क में वह 14 साल की उम्र में आया और कई उपचार कोर्स से गुजरा, लेकिन असफल रहा। रॉबर्ट ने मुश्किल से स्कूल पूरा किया, फिर एक कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन प्रदर्शन की समस्याओं और अपनी निर्भरता के कारण निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उसने बोस्टन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन वहां भी उसे समान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई लोग रॉबर्ट की मुश्किल प्रतिष्ठा और उसकी बुरी आदतों के बारे में जानते थे। जेनिफर उससे संबंध समाप्त करने की योजना बना रही थी।
शायद यही बात उस रात बार में उनके बीच चर्चा का विषय थी। जेनिफर की एक दोस्त ने दावा किया कि उसने रॉबर्ट को अपने पर्स से $40 निकालने की कोशिश करते हुए पकड़ा। जब दोस्त ने उसे रोका तो वह क्रोधित हो गया। वह स्तब्ध रह गई जब उसने समझा कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। यह पार्क में जेनिफर की घटना से ठीक पहले हुआ। जांच से पता चला कि जेनिफर के गहने गायब थे। यह संदेह किया गया कि उन्हें प्रतिबंधित पदार्थों को खरीदने के लिए बेच दिया गया। हालांकि यह संभावना थी कि अदालत में रॉबर्ट के अतीत पर विचार नहीं किया जाएगा। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में घटना के 1 साल बाद भी प्रेस इस कहानी की रिपोर्टिंग जारी रखे हुए था। 12 निष्पक्ष जूरी सदस्यों को खोजना मुश्किल साबित हुआ जो मामले से परिचित नहीं थे। आवश्यक संख्या का चयन करने के लिए 486 उम्मीदवारों की जांच करनी पड़ी। मुकदमे के पहले दिन अदालत कक्ष पत्रकारों से भरा हुआ था। रॉबर्ट ने घटनाओं के अपने संस्करण पर जोर दिया और जेनिफर पर जिम्मेदारी डाल दी। उसने दावा किया कि उसने आत्मरक्षा में कार्य किया और अपनी ताकत का गलत अनुमान लगाया। हालांकि विशेषज्ञों ने एक लंबी लड़ाई के सबूत प्रस्तुत किए। जेनिफर की गर्दन पर कई निशान पाए गए जो उसके निराशाजनक प्रतिरोध का प्रमाण थे। यह आत्मरक्षा के दौरान था कि उसने रॉबर्ट के चेहरे पर गहरी खरोंचें छोड़ी, न कि जुनून के दौरान जैसा कि उसने दावा किया। अभियुक्त ने गवाही देने से इनकार कर दिया, इसलिए अभियोजन पक्ष उसके अतीत का उपयोग नहीं कर सकता था। सुनवाई लगभग 3 महीने तक चली। मामला बेहद विरोधाभासी साबित हुआ। गवाहों ने असंगत जानकारी प्रदान की और कई सवाल अनुत्तरित छोड़ दिए, जिसके बाद जूरी विचार विमर्श के लिए चली गई। हालांकि वे गतिरोध में फंस गए। यह संभावना थी कि रॉबर्ट की अविश्वसनीय कहानी उसे जिम्मेदारी से बचने में मदद कर सकती थी। 9वें दिन कार्यवाही को अमान्य घोषित करने का निर्णय लिया गया। कार्यवाही को विफल घोषित कर दिया गया। आशंकाएं थीं कि एक नया मुकदमा स्थिति को नहीं बदल पाएगा। अभियोजन पक्ष के लिए एकमात्र मौका दोष स्वीकारोक्ति रह गई थी। जनता वकील की कार्रवाई से गहरी नाराज थी और उस पर जेनिफर की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया। फिर भी कई लोगों ने फैलाई गई जानकारी पर आसानी से विश्वास कर लिया। रॉबर्ट के समर्थक सक्रिय हो गए। उन्होंने जेनिफर के कथित लापरवाह व्यवहार के बारे में अफवाहें फैलाईं। यह सब इस बात का कारण बना कि संदिग्ध को जमानत पर रिहा कर दिया गया। बचाव पक्ष ने घटनाओं का एक अधिक विश्वसनीय संस्करण विकसित किया, अपनी चुनी हुई रणनीति से हटे बिना पीड़िता की प्रतिष्ठा को कमजोर करना। उन्होंने जोर दिया कि मूल रूप से सब कुछ सहमति से हुआ था और बिना किसी जबरदस्ती के। एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब जेनिफर के निजी जीवन के बारे में कुछ अफवाहों की पुष्टि हुई, जो अनजाने में उसके खुद के पिता द्वारा प्रदान की गई थी। अपनी बेटी की डायरी सौंपकर उन्होंने मीडिया को कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का मौका दिया कि जेनिफर ने कथित तौर पर अपने कई संबंधों का विस्तृत वर्णन किया था। वास्तव में यह एक सामान्य डायरी थी जिसमें केवल 2 लड़कों के साथ संबंधों का उल्लेख था, एक पूर्व और एक वर्तमान। वहां कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। फिर भी रिकॉर्ड को अस्वीकार्य साक्ष्य माना गया और रॉबर्ट के मामले की सुनवाई में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। रिकॉर्ड की सीमित पहुंच के बावजूद लीक हुई जानकारी ने पहले ही जेनिफर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा दिया था। अभियोजन पक्ष समझ गया कि मामला आसान नहीं होगा। एक रणनीति बनाने के लिए घटनाओं का सटीक पुनर्निर्माण करना और यह समझना आवश्यक था कि एक सुरक्षित वातावरण से आने वाला 19 वर्षीय युवक ऐसी स्थिति में कैसे फंस सकता था। रॉबर्ट के अतीत की जांच एक महत्वपूर्ण कदम था। पता चला कि उसने अपने छोटे जीवन में प्रतिष्ठित क्षेत्रों के धनी घरों में 30 से अधिक अवैध प्रवेश किए थे। वास्तव में उसका जीवन उस छवि से बहुत अलग था जो उसने खुद के बारे में बनाई थी। परिवार, जैसा कि पता चला, बिल्कुल भी धनी नहीं था। मां एक निजी क्लिनिक में नर्स के रूप में काम करती थी और पैसे कमाने के लिए अपना सारा समय काम को समर्पित करती थी। रॉबर्ट की कोई वैध आय नहीं थी, इसलिए उसने अवैध गतिविधियों में संलग्न होना शुरू कर दिया।
इससे उसे एक धनी युवक की छवि बनाने में मदद मिली और साथ ही प्रतिबंधित पदार्थों की अपनी निर्भरता को भी समर्थन मिला। इन पदार्थों के संपर्क में वह 14 साल की उम्र में आया और कई उपचार कोर्स से गुजरा, लेकिन असफल रहा। रॉबर्ट ने मुश्किल से स्कूल पूरा किया, फिर एक कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन प्रदर्शन की समस्याओं और अपनी निर्भरता के कारण निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उसने बोस्टन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन वहां भी उसे समान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई लोग रॉबर्ट की मुश्किल प्रतिष्ठा और उसकी बुरी आदतों के बारे में जानते थे। जेनिफर उससे संबंध समाप्त करने की योजना बना रही थी। शायद यही बात उस रात बार में उनके बीच चर्चा का विषय थी। जेनिफर की एक दोस्त ने दावा किया कि उसने रॉबर्ट को अपने पर्स से $40 निकालने की कोशिश करते हुए पकड़ा। जब दोस्त ने उसे रोका तो वह क्रोधित हो गया। वह स्तब्ध रह गई जब उसने समझा कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। यह पार्क में जेनिफर की घटना से ठीक पहले हुआ। जांच से पता चला कि जेनिफर के गहने गायब थे। यह संदेह किया गया कि उन्हें प्रतिबंधित पदार्थों को खरीदने के लिए बेच दिया गया। हालांकि यह संभावना थी कि अदालत में रॉबर्ट के अतीत पर विचार नहीं किया जाएगा। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में घटना के 1 साल बाद भी प्रेस इस कहानी की रिपोर्टिंग जारी रखे हुए था। 12 निष्पक्ष जूरी सदस्यों को खोजना मुश्किल साबित हुआ जो मामले से परिचित नहीं थे। आवश्यक संख्या का चयन करने के लिए 486 उम्मीदवारों की जांच करनी पड़ी। मुकदमे के पहले दिन अदालत कक्ष पत्रकारों से भरा हुआ था। रॉबर्ट ने घटनाओं के अपने संस्करण पर जोर दिया और जेनिफर पर जिम्मेदारी डाल दी। उसने दावा किया कि उसने आत्मरक्षा में कार्य किया और अपनी ताकत का गलत अनुमान लगाया। हालांकि विशेषज्ञों ने एक लंबी लड़ाई के सबूत प्रस्तुत किए। जेनिफर की गर्दन पर कई निशान पाए गए जो उसके निराशाजनक प्रतिरोध का प्रमाण थे। यह आत्मरक्षा के दौरान था कि उसने रॉबर्ट के चेहरे पर गहरी खरोंचें छोड़ी, न कि जुनून के दौरान जैसा कि उसने दावा किया। अभियुक्त ने गवाही देने से इनकार कर दिया, इसलिए अभियोजन पक्ष उसके अतीत का उपयोग नहीं कर सकता था। सुनवाई लगभग 3 महीने तक चली। मामला बेहद विरोधाभासी साबित हुआ। गवाहों ने असंगत जानकारी प्रदान की और कई सवाल अनुत्तरित छोड़ दिए, जिसके बाद जूरी विचार विमर्श के लिए चली गई। हालांकि वे गतिरोध में फंस गए। यह संभावना थी कि रॉबर्ट की अविश्वसनीय कहानी उसे जिम्मेदारी से बचने में मदद कर सकती थी। 9वें दिन कार्यवाही को अमान्य घोषित करने का निर्णय लिया गया। कार्यवाही को विफल घोषित कर दिया गया। आशंकाएं थीं कि एक नया मुकदमा स्थिति को नहीं बदल पाएगा। अभियोजन पक्ष के लिए एकमात्र मौका दोष स्वीकारोक्ति रह गई थी। अपनी रिहाई के बाद रॉबर्ट ने ईमानदारी से सुधार की कोशिश की, लेकिन कैसे कोई नया जीवन शुरू करे जब सलाखों के पीछे बदलाव का एक पूरा युग खो दिया हो। पहले वह अपने कार्यों के परिणामों के बारे में नहीं सोचता था, जिसके कारण एक युवा महिला के लिए दुखद अंत हुआ। पत्रकारों के साथ एक बातचीत में उसने स्वीकार किया कि जिम्मेदारी अब उसके जीवन का मुख्य सिद्धांत बन गई है। अपनी युवावस्था से चैम्बर्स ने अपनी दिखावट से विपरीत लिंग का ध्यान आकर्षित किया। उसने स्वीकार किया कि इसने उसके आत्मसम्मान को बहुत प्रभावित किया था और स्थिति हानिकारक आदतों से और बिगड़ गई। उस समय वह इस पर प्रति सप्ताह कई $100 खर्च करता था, एक सामान्य छात्र के लिए एक बड़ी राशि। रॉबर्ट ने स्वीकार किया कि उसने बेईमानी से पैसा जुटाया। इसके अलावा उसकी मां ने हर संभव तरीके से उसे आर्थिक सहायता दी। जेनिफर के साथ परिचय जल्दी ही एक करीबी रिश्ते में विकसित हो गया। रॉबर्ट उस समय अपनी लत के प्रभाव में था और दूसरों के लिए अपने खतरे से अवगत था। युवा महिला ने उसे एक दोस्त के रूप में देखा। शायद यही विश्वास उसकी किस्मत में एक दुर्भाग्यपूर्ण भूमिका निभाया। उस आखिरी शाम को जेनिफर एक बार में दोस्तों के साथ समय बिता रही थी जहां उसकी मुलाकात रॉबर्ट से हुई। उन्होंने एक अच्छी बातचीत शुरू की और एक अन्य महिला जिसे चैम्बर्स मिल रहा था ने उन्हें देखा। क्रोध में वह चली गई और रिश्ता समाप्त कर दिया। जांचकर्ताओं ने संदेह किया कि यह मासूम जेनिफर के प्रति आक्रामकता को जगा सकता था। हालांकि रॉबर्ट ने स्वीकार किया कि उस समय उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
एक साक्षात्कार में उसने बताया कि कैसे युवा महिला ने उसे चोट पहुंचाई और उसने प्रतिक्रिया में जोर से मारा। गिरने के बाद जेनिफर नहीं उठ सकी। दुर्घटना के बावजूद वह डर गया और मदद नहीं बुलाई। रॉबर्ट के अनुसार उसने उस रात थोड़ी शराब पी थी। जब रॉबर्ट ने समझा क्या हुआ था, वह सदमे की स्थिति में चला गया और बस बगल में बैठा रहा। युवा महिला की आंखें खुली थीं और वह उन्हें घूरता रहा। गिरफ्तारी के डर से उसने मदद नहीं बुलाई। भोर में वह चला गया और एक पत्थर की दीवार पर बैठ गया। देखता रहा कि कैसे पत्रकार और पुलिस इकट्ठा हो रहे थे, जिन्हें एक संयोग से साइकिल चालक ने बुलाया था। जब उसे अन्य तमाशबीनों की तरह अधिकारियों ने भगा दिया तो वह घर लौट गया और सो गया। ऐसा लगता है कि रिहाई के बाद रॉबर्ट अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट आया। 2007 में उसे एक परिचित के घर में कीमती सामान चोरी करने और प्रतिबंधित पदार्थों के वितरण के लिए गिरफ्तार किया गया। उसे उसके खुद के न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में गिरफ्तार किया गया और 19 साल की सजा सुनाई गई। आश्चर्यजनक रूप से इन अपराधों के लिए उसे जेनिफर की घटना से अधिक लंबी सजा मिली। रॉबर्ट को 2024 में पैरोल पर रिहा किया जा सकता है। त्रासदी के बाद जेनिफर की मां एलन लेविन पीड़ितों की रक्षा के लिए नए कानूनों के लिए एक कार्यकर्ता बन गईं। उनके प्रयासों के कारण 10 वर्षों में 13 नए मानदंड अपनाए गए। एक चैनल के साथ साक्षात्कार में, जो जेनिफर की प्रतिष्ठा को बहाल करना चाहता था, एलन ने कहा कि इस काम में उन्हें अपनी बेटी की याद मदद करती है।